फ्रैंक सोच रहा होता है ब्लड डीमन सेट वाले बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन लोगों के पास 7 टॉप रैंक के जनरल भी थे। उसके बावजूद वो लोग डीमन कैचिंग ब्यूरो के राइटियस अलायंस से हार गए। इन सब चीजों के पीछे का रीजन पक्का ब्लड लाइन अवेकनिंग है। और अगर बात की जाए मेरी ब्लड लाइन कंसंट्रेशन की तो वो इसीलिए अच्छी हो पाई क्योंकि मुझे ब्लड गॉड स्पॉन्सर कर रहा है। और अगर मुझे यहाँ से और ज्यादा इंप्रूव करना है मुझे ब्लड गॉड के फेवर को कलेक्ट करना होगा। शायद से हम रियलिटी में टाइम आ चुका है कि मैं ब्लड डीमन सेट के अगेंस्ट में हो जाऊँ। ये सोचते हुए लू फैंग कपड़े पहन के बाहर की तरफ जाने लगता है और बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे ब्लड डीमन सेट और डीमन ब्लड लाइन इनहेरिटेंस के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। उसी वक्त हमें ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के 4 बड़ी फैमिली में से एक को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लू फैमिली। अब एक एल्डर अचानक से अपनी आंखें खोलता है और वो काफी ज्यादा शॉक होता है। उस एल्डर के हाथ में एक रेड कलर का पर्ल चमक रहा होता है। वो उस पर्ल के साथ अपने हाथों से खेलना चालू कर देता है। अभी अचानक से वो एल्डर अपने हाथ से उस पर्ल को क्रश कर देता है जिस वजह से उसके सर के ऊपर रेड कलर की लाइट चमकती है। उस लाइट को देखते हुए वो एल्डर बोलता है फटाफट से फैमिली हेड को बुला के लाओ। तो 3 मिनट बाद वहाँ पे एक मिडिल एज का बंदा आता है जो कि उस एल्डर को बोलता है एंसेस्टर आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आखिर क्या बात है। तभी वो एल्डर बोलता है हमारा जो ब्लड लाइन पर्ल था वो यहाँ पे रिएक्ट किया है। जिस बंदे की वजह से इस पर्ल के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है वो यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर रहता है। मुझे लगता है ये बंदा अपनी फैमिली का डिसेंडेंट है जिसने ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को अवेकन किया है। हालांकि ये अवेकनिंग एक लो लेवल की अवेकनिंग है। तभी वो एल्डर फैमिली हेड को बोलता है हमारी फैमिली के अंदर जो ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन अवेकन हुई है वो यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। बराबर से हमारी फैमिली में से किसी को भेजे ताकि वो उसको वापस लेके आ सके। फैमिली हेड ये सुन के काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है आप बता रहे कि वो बंदा यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर ईस्ट के अंदर है। ये रीजन तो शायद से फिनिस्ट्री काउंटी के अंदर आता होगा। लगता है वहाँ पे जो लू फैमिली के लोग हैं उनको हमारी फैमिली से निकाल दिया गया है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इतने टाइम बाद भी हमारे कोई डिसेंडेंट वहाँ पे हो सकते हैं। तभी वो एल्डर रिप्लाई करता है अभी उन लोगों के पास एक चांस है कि वो लोग हमारी फैमिली के अंदर वापस आ सकते हैं। ये हमारे मेन हाउस की तरफ से उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फेवर होगा। चलो फटाफट यहाँ से किसी को भेज दो ताकि वो उस बंदे को लेके आए। एल्डर के सब बोलने का फैमिली हेड बोलता है ठीक है एंसेस्टर आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। हालांकि फैमिली हेड ने भले एल्डर की रिक्वेस्ट को मान लिया हो लेकिन फैमिली हेड का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो उस बंदे को वापस अपनी फैमिली के अंदर लेके आए क्योंकि वैसे भी उसने फैमिली के बिना किसी हेल्प के अपने टैलेंट को अवेकन किया है। जो टैलेंट उसने अवेकन किया वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेकार बात है कि वो उस ब्लड लाइन से आता है कि फैमिली मेंबर्स को ऑलरेडी इस फैमिली से निकाल दिया गया है। मुझे लगता है उस बंदे को जीने का कोई हक नहीं, वो हमारी फैमिली का नाम ही खराब करेगा। इसीलिए वो एक बंदे को बोलता है कि फटाफट से फिनिस्ट्री काउंटी जाओ और तभी हम देखते वो बंदा वहाँ चला गया होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लू फैंग को देखते जिसके एक हाथ के अंदर ट्रू एसेंस पिल होती है और वहीं अपने दूसरे हाथ से वो एक बुक को पढ़ रहा होता है। उस बुक के अंदर ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के डीमन ब्लड लाइन इनहेरिटेंस के बारे में लिखा हुआ था। उसके अंदर लिखा होता है कोई भी इंसान डीमन ब्लड लाइन को अवेकन कर सकता है लेकिन उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके एंसेस्टर डीमन ब्लड को पीने के बाद सर्वाइव कर पाए हो। एक डीमन ब्लड लाइन टाइम के साथ इवॉल्व होती रहती है और ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर बहुत जगह ऐसे बंदे पाए जाते हैं जिन्होंने अपने ब्लड लाइन को अवेकन किया हो और इन लोगों की आइडेंटिटीज डिफरेंट होती है जैसे कुछ नोबल या रॉयल फैमिली से भी होते हैं। उस बुक के अंदर ये भी लिखा होता है कि जो बंदा अपनी डीमन ब्लड लाइन को फुल्ली अवेकन कर लेगा तो वो अपने ओरिजिनल एसेंस ब्लड को भी कल्टीवेट कर सकता है और इसको कल्टीवेट करने से आपके ड्रॉप ऑफ ब्लड से रीबर्थ करने का पोटेंशियल बढ़ जाता है। वहीं पे अगर आपको ओरिजिनल एसेंस ब्लड को कंडेंस करना है आपको अपनी ब्लड एनर्जी को इकट्ठा करना होगा और ये जो प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा पेनफुल होती है। इसके अंदर आपका वाइटल एसेंस लगातार एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है। ये वार्निंग देखने के बाद भी लू फैंग फटाफट ट्रू एसेंस पिल को खा लेता है। लू फैंग के दिमाग में बस ये चल रहा होता है एक एक्स्ट्रा लाइफ मिलने का चांस किसी भी पेन से बहुत ज्यादा है। उसके बाद लू फैंग वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। कल्टीवेट करते हुए उसकी बॉडी के अंदर ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। इसे कल्टीवेट करने के बाद ही हम देखते हैं कि लू फैंग के फेस से पसीना आने लगता है। उस कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए उसे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा होता है। धीरे धीरे उसका ऑरा ब्लू से रेड होने लगता है। अचानक से लू फैंग अपनी आंखें खोलता है काफी जोर से चिल्लाता है। उसका जो रेड ऑरा होता है वो और भी ज्यादा बढ़ गया होता है। लू फैंग वहाँ बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर पाता और जमीन के ऊपर गिर जाता है। हम देखते धीरे धीरे उसका ऑरा भी गायब हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते अचानक से सामने एक रेड कलर का पर्ल अपीयर होता है जो कि लू फैंग के रेड कलर के ऑरा को एक जगह पे इकट्ठा करने लगता है। तभी अचानक से लू फैंग के सामने ब्लड रेड एसेंस का एक ड्रॉप आता है। लू फैंग वहाँ पे खुद को नहीं रोक पाता और उसको टच करते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे सिर्फ एक ब्लड एसेंस की ड्रॉप की कॉस्ट मेरी आधी लाइफ है। तो आखिर वो ब्लड डीमन कितना ज्यादा पावरफुल हुआ कि उसके पास ऐसी 36 ड्रॉप्स है। सच में वो बंदा तो एक मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं कि लू फैंग के डोर के ऊपर कोई नॉक करता है। फैंग अपने ओरिजिनल ब्लड एसेंस को एक जगह पे रख देता है और उस डोर को खोलने वाला होता है। जैसे ही डोर खुलता है हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि फैटी वैंग होता है। जब फैटी वैंग देखता है कि लू फैंग जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। फटाफट से आगे बढ़ते हुए लू फैंग की हेल्प करने लगता है और बोलता है ब्रदर लू आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आप आगे जमीन पे कैसे गिर गए, आप तो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे थे ना। तो फैंग फैटी वैंग के कंसर्न को देख के बोलता है मैं बस यहाँ पे कल्टीवेट करते करते काफी ज्यादा थक गया था। इस बात से फैटी वैंग को काफी ज्यादा गलतफहमी हो जाती है और वो सोच रहा था ब्रदर लू आपको यहाँ पे कोई और बहाना सोचना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि मैंने कभी लाइफ के अंदर कल्टीवेट नहीं किया। मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है कि हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन से आने के बाद ब्रदर लू काफी ज्यादा थक गए होंगे क्योंकि वैसे भी उन्होंने वहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत जो करी है। वैसे ही मैंने भी कल काफी ज्यादा मेहनत करी थी इसीलिए मुझे भी काफी ज्यादा थकान है। जब लू फैंग देखते कि फैटी वैंग इस तरीके से कुछ सोच रहा है तो वो उससे पूछता है तुम क्या सोच रहे हो। तभी फैटी वैंग अपनी रियलिटी के अंदर आता है और बोलता है ब्रदर लू मैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए आया था आपको यहाँ पे डार्क माउंटेन काउंटी के अंदर रिपोर्ट करना है और डी काफी डिससेटिस्फाइड है क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से सिर्फ कल्टीवेट कर रहे हैं। चाहते कि आप डार्क
डार्क माउंटेन काउंटी के अंदर फटाफट से रिपोर्ट करे। फैंग स्माइल करते हुए बोलता है, ही फिंगुआ तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा क्योंकि उसे मेरी वजह से कोई क्रेडिट नहीं मिला। वैसे भी मीरा डीमन वाले इंसिडेंट की वजह से फैटी फैंग और जू फैंग को भी काफी सारे मेरिट पॉइंट मिले हैं। उन सारे मेरिट पॉइंट मिलने की वजह से उन्होंने अपने कल्टीवेशन के अंदर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। इसलिए ही फिंग पक्का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होगा कि वो मुझे किसी न किसी चीज के अंदर फंसा सके। तभी हम देखते हैं कि लू फैंग बेड के ऊपर लेट जाता है, रेस्ट करने लगता है। उसको ऐसे लेटा हुआ देख के फैटी फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फैटी फैंग बोलता है, ब्रदर लू आखिर हमें कब निकलना चाहिए। और वही लू फैंग के ऐसे एटीट्यूड को देख के फैटी फैंग मन में सोच रहा होता है कि ये दोनों मिस्टीरियस रैंक के डीमन सोर्स एक दूसरे को कन्फ्रंट क्यों नहीं करते, ये बीच में मुझे क्यों फंसा के रख रहे हैं। इन दोनों के बीच में आने की वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फैटी फैंग की बातों को सुनकर लू फैंग अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। बोलता है कि हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं आने वाले, मैं तो बस यहाँ पे सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही फैटी फैंग लू फैंग को कुछ बोलने वाला होता है, लू फैंग उसके ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है, फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, मुझे यहाँ पे सोना है। अगर इस मैटर के बारे में आगे कुछ भी बोलना है तो तुम जाके ही फिंगर को बोल दे कि वो मेरे पास आए। उसके बाद लू फैंग फैटी फैंग की बात बोलने का इंतजार भी नहीं करता और जल्दी से वहाँ पे सो जाता है। फैटी फैंग बाहर से देखे काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है, लेकिन वही वो मन में सोच रहा होता है, ब्रदर लू बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर टैलेंट के मामले में देखा जाए तो वो हमसे काफी ज्यादा आगे है, लेकिन अगर बात आ जाए काम करने की तो वो बिल्कुल हमारी तरह ही है। यहाँ तक कि देखो काम ना करने की वजह से वो दूसरी तरफ मुंह करके सो चुके हैं। लेकिन तभी फैटी फैंग कुछ सोचता है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो बोलता है, ब्रदर लोग यहाँ पे आराम करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ भी करके ऐसा करना होगा ब्रदर लोग यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। और अगर ब्रदर लोग यहाँ पे डार्क माउंटेन काउंटी की तरफ नहीं जाना चाहते तो इसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीजन होगा। उसके बाद फैटी फैंग डोर को क्लोज कर देता है और बोलता है, ब्रदर लू आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब, मैं लॉर्ड ही को बिल्कुल भी सच पता नहीं चले दूंगा, सामने आपकी रेपुटेशन बिल्कुल भी डाउन नहीं होगी। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाता है। फैटी फैंग चिल्लाते हुए आता है, बोलता है, ब्रदर लू फटाफट से उठ जाओ, यहाँ पे बहुत बुरी खबर है। वहीं लू फैंग चिढ़ते हुए बोलता है, फैटी फैंग तुमने मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे करी, तुमने मुझे यहाँ पे मेरी नींद से उठा दिया। वहीं फैटी फैंग लू फैंग के ऊपर चढ़ गया होता है, रोते हुए बोलता है, ब्रदर लू यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लू फैंग फैटी फैंग को धमकी देते हुए बोलता है, फैटी फैंग फटाफट से मेरे ऊपर से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। फैटी फैंग लू फैंग को बोलता है, ब्रदर लू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। लॉर्ड ही ने आपके जगह इन्फोर्समेंट होल के अंदर कर दी है। उन्होंने वहाँ पे कहा कि आप बहुत ही लंबे टाइम से एब्सेंट चल रहे हैं। इस सुनने के बाद लू फैंग काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फैटी फैंग को पकड़ लेता है। बोलता है, फटाफट रिपीट करो कि ही फिंगर ने क्या बोला। वही फैटी फैंग हेजिटेट करते हुए लू फैंग को सारी बातें बता देता है। लू फैंग फैटी फैंग को धक्का देता है और काफी जोर से चिल्लाता है, आखिर उस कमीने ही फिंगर की हिम्मत कैसी मेरे बारे में ऐसा कहने की। लेकिन थोड़ी देर बाद लू फैंग खुद को शांत करते हुए सोचता है, मेरी किस्मत यहाँ पे काफी अच्छी कि मैंने मास्टर ली के साथ एक डील साइन कर रखी है। मैंने उनको ये कह रखा कि मैं उनके तरह जेड ड्रैगन सीक्रेट रूम में जाऊंगा और यही वजह कि वो मेरे बिहाफ में जरूर कुछ अच्छा बोलेंगे। हालांकि फिर भी अगर ही फिंगर के कैरेक्टर की बात करी जाए तो मुझे पता वो मेरे खिलाफ किस लेवल पे जाके एनफोर्समेंट हॉल के अंदर शिकायत करेगा। तो शायद से मैं जितना सोच रहा हूँ ये चीज उससे ज्यादा खराब हो सकती है। तभी लू फैंग हाथों हाथ फैटी फैंग को बोलता है, फटाफट से डार्क माउंटेन काउंटी की तरफ चलो। उसके बाद लू फैंग बाहर निकलते हुए मन में सोच रहा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे 1 मंथ की सैलरी पेनल्टी के तौर पर भरनी पड़े, लेकिन यहाँ पे 1 साल के नसीब 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से 1 महीने की सैलरी ऐसी दे देना ये काफी बेकार बात है। ही फिंगर तुम बस मेरा वेट करो, मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगा। वहीं फैटी फैंग जिसको कुछ भी नहीं पता कि आखिर लू फैंग अपने मन के अंदर क्या सोच रहा है, वो लू फैंग के पीछे पीछे वहां जाने लगता है जहाँ पे लू फैंग जा रहा है। तभी 3 घंटे बाद हमें डार्क माउंटेन काउंटी के डीमन कैचिंग ब्यूरो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। लू फैंग फैटी फैंग और जू फैंग के साथ एंट्रेंस पे आया होता है। वहाँ पे वो देखते कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं। वहीं ही फिंगर को देख के लू फैंग सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा शांत रहते हुए स्माइल करके चीजों को हैंडल करना होगा, नहीं तो यहाँ पे ही फिंगर मेरे गुस्से का फायदा उठा लेगा। फिर एक लंबी सांस लेते हुए उस हॉल के अंदर एंटर करता है और बोलता है, ही फिंगर तुम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो। वहीं पे ही फिंगर जो कि लू फैंग को देखते काफी ज्यादा चिढ़ गया होता है और अपने हाथ को चेयर के ऊपर मार के चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ कहेगा तुम्हें यहाँ पे मुझे लॉर्ड ही कहकर बुलाना चाहिए। लू फैंग तभी स्माइल करते हुए बोलता है, लेकिन आखिर मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, आपको यहाँ पे नहीं पता कि हम दोनों एक ही पोजीशन पे है, अगर मैं यहाँ पे आपको लॉर्ड ही बोलूंगा तो आपको मुझे लॉर्ड लू बोलना चाहिए। ही फिंगर बोलते, मैं यहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो के डार्क माउंटेन काउंटी का कमांडर हूँ, तो वहीं पे दूसरी तरफ तुम डिप्टी कमांडर हो, तुम्हें मुझे यहाँ पे रेस्पेक्ट देके बात करनी चाहिए। लेकिन वहीं पे लू फैंग जो कि इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, वो बोलता है, प्लीज ऐसे मत बोलो, एक तरफ आप जो कि अपने 40s में हो और तब जाकर मिस्टीरियस रैंक के डीमन सॉर्स से बने हो, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ मैं हूँ जो कि अपने 20s में सेम रैंक में पहुंच गया हूँ। बस आप मुझे कुछ साल और दीजिए, मैं अर्थ रैंक या फिर हेवन रैंक में बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसके बाद लू फैंग ही फिंगर कंधे पे हाथ रखता है, उसके कपड़े को ठीक करते हुए बोलता है, आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, अगर आप मुझे आज रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फ्यूचर में चल के जब मैं आपसे बड़ी रैंक में पहुंच जाऊंगा तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। फिर लू फैंग ही फिंगर से बोलता है, आखिर आपको मेरे से क्या चाहिए, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इस उम्र में हो क्या आप मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। वो अपने सिल्वर नोट को बाहर निकालते हुए अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए बोलता है, मुझे यहाँ पे आज से कुछ दिन पहले 20,000 का सिल्वर नोट मिला था, बस ये सोच रहा कि कौन इतना बड़ा बेवकूफ है जो कि इसको भूल सकता है। ही फिंगर को रियलाइज होता है कि वो तो उसका पैसा है और जब वो उस पैसे को देखता है तो उसके मन के अंदर उसके नाक से खून लगता है। ही फिंगर सबके सामने एडमिट नहीं कर सकता
कि ये पैसा उसका है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए ही फिंगो बोलता है आज की मीटिंग इसलिए रखी ताकि हम लोग डार्क माउंटेन काउंटी के डीमंस को मारने के लिए यहाँ मिशन को प्रोवाइड कर सके। लू फेंग को इन सारी चीजों कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ही फिंगो बोलता है लगता है लू फेंग को यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्या हम पहले यहाँ पे तुम्हारे रीअसाइनमेंट को डिस्कस कर ले ताकि तुम यहाँ पे जल्दी जल्दी जा सको। तभी लू फेंग स्माइल करते हुए ही फिंगो को बोलता है लास्ट टाइम मुझे 7 डीमन जनरल से फाइट करने के लिए भेज दिया गया था, मैं बस ये सोच रहा था कि आखिर मुझे इस टाइम कौन सा मिशन मिलेगा। लू फेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद ही फिंगो आगे कंटिन्यू करता है कि अब लू फेंग मिस्टीरियस रैंक का डीमन सॉर्सर बन चुका है। वहीं पे जो ब्लैक वाटर विलेज है जिसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल थे वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि तुम्हें यहाँ पे डार्क माउंटेन काउंटी के सारे डीमंस को मारना होगा, तुम्हारे लिए ये मिशन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं पे लू फेंग ही फिंगो को इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि यहाँ पे डीमन से फाइट करना उसके लिए एक रिवॉर्ड है, इसीलिए वो इस मिशन को फटाफट से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वहीं पे लू फेंग ही फिंगो से क्वेश्चन पूछता है अगर मैं यहाँ पे डार्क माउंटेन काउंटी के सारे डीमंस को मारने का मिशन ले रहा हूँ आखिर ही फिंगो तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। ही फिंगो बोलते मैं पीछे बैठ के तुम लोग के लिए स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। इस बात को सुनकर लू फेंग वहाँ पे हंसने लगता है, लेकिन ही फिंगो वहाँ पे लू फेंग के रिएक्शन को इग्नोर करता है और लू फेंग को शाबाशी देते हुए बोला तुम्हारी टैलेंट और एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ही फिंगो सारे लोग को इंस्ट्रक्ट करता है कि आज से तुम लोग के एरिया के अंदर जो भी डीमन इंसिडेंट होंगे उन सबको तुम्हें लू फेंग को रिपोर्ट करना होगा। डार्क माउंटेन काउंटी उसके चार्ज में है। तभी लू फेंग को रियलाइज होता है कि ही फिंगो का प्लान क्या है। वो यहाँ पे ये सब करके लू फेंग को एक फेलियर दिखाना चाहता है। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद लू फेंग फैटी वेंग और जू फेंग को बोलता है फटाफट से आसपास के सारे डीमन इंसिडेंट के रिपोर्ट को मेरे पास इकट्ठा करके लाओ। वो लू फेंग की बात को मान जाता है, लेकिन वो लू फेंग से बोलते हैं उनको लगता है कि आपको यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, यहाँ पे जितने बाकी के लोग हैं वो सब आपको अपोज करेंगे। लू फेंग उन लोग को बोला तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे पास यहाँ पे काफी अच्छा प्लान है, तुमको बस यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उन सब चीजों को फॉलो करना होगा। हालांकि लू फेंग की कही हुई बात फैटी वेंग और जू फेंग दोनों को ही समझ में नहीं आती, लेकिन वो लोग वहाँ पे इस बात के लिए मान जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले लू फेंग सारे डीमन इंसिडेंट को समझने का ट्राई कर रहा होता है। तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे 3 मेन केसेस हैं। डार्क माउंटेन काउंटी के नॉर्थ के अंदर एक एंशिएंट मेंशन है जहाँ पे लोग लगातार गायब हो रहे हैं, और वहीं पे डार्क माउंटेन काउंटी के साउथ में एक सिटी के अंदर लोगों को रात को शादी होने की आवाज सुनाई देती है। वहीं पे किंगशी टाउन के अंदर एक बहुत ही गहरा पूल है जहाँ पे एक वुमेन और एक बच्चा वाटर डीमन की वजह से डूब चुके हैं। डीमन सॉर्सरर्स ने ऑलरेडी इस जगह को इन्वेस्टिगेट कर लिया है, लेकिन उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लू फेंग डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे सबसे पहले वाटर डीमन के पास जाएगा। लू फेंग और उसकी टीम फटाफट से किंगशी टाउन के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचने के बाद लू फेंग फटाफट से पूल के पास पहुंचता है, और लू फेंग जैसे उस पूल को इंस्पेक्ट करने वाला होता है फैटी वेंग उसको रोक लेता है और लू फेंग को बोलता है कि हमको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जू फेंग भी लू फेंग को एडवाइस देता है ये जो पूल है ये तालिस्मान को ब्लॉक करता है, वहीं पे जो सॉर्सरर के वेपन होते हैं वो भी इस पूल के अंदर काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमारे लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम लोग कैसे भी करके जमीन के ऊपर फाइट करें। लेकिन जू फेंग जैसे अपनी बात को खत्म करता है वो देखते हैं उसका पूरा मुंह कपड़े से ढक चुका है, और वहीं पे वो लोग लू फेंग को देखते हैं कि वो अपने कपड़े उतार के पूल के अंदर कूद चुका है। ये देखने के बाद फैटी वेंग जमीन में बैठ जाता है और अपने लिए कुछ स्नैक्स बाहर निकालता है और खाना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे जू फेंग काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फैटी वेंग बोला तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, उनको बस यहाँ में बॉस के बाहर निकलने तक का वेट करना होगा। हालांकि जू फेंग अभी भी लू फेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। फैटी वेंग बोलता है जू फेंग आगे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि उनके पास वज्र बॉडी है, इसका कोई भी डीमन या मार्शल आर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे ब्रदर लू की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उन्होंने यहाँ पे मेरे डीमन को हराया था, तुम्हें यहाँ पे रिलैक्स करना चाहिए। फिर हम देखते हैं जू फेंग वहाँ पे बैठ के स्नैक्स खाने लगता है। वहीं पे हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जहाँ पे लू फेंग नोटिस करता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी डार्क चीज है। जैसे लू फेंग तैरते हुए आगे जाता है उसके हाथ के अंदर ब्लैक कलर के धागे आ जाते हैं। बिना कुछ सोच समझे वो उन धागों को खींचने लगता है। उसके उन धागों को खींचने की वजह से वहाँ पे एक ब्लैक कलर का कवर हट गया होता है। वो देखते कि वहाँ पे एक बॉल के अंदर ह्यूमन टाइप का कुछ है। जैसे उसके पास जाने लगता है वो ब्लैक कलर की बॉल उसके ऊपर अटैक कर देती है। फिर लू फेंग उस अटैक को बहुत ही पास से डॉच करता है। लू फेंग सोचता है कि शायद से ये कोई लिविंग एंटिटी भी हो सकती है जो कि यहाँ पे घोस्ट की तरह रह रही है। और जैसे ही लू फेंग ये सब सोच ही रहा था तभी वो ब्लैक कलर की बॉल गायब हो जाती है और वहाँ पे उसके सामने एक फीमेल डीमन आ गई होती है। लू फेंग के ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। यहीं पे लू फेंग जो कि जानता था कि वो एक सॉर्सरर है तो उसकी वीकनेस यहाँ पे क्या हो सकती है, इसलिए वो फटाफट से तैरते हुए सरफेस की तरफ जाने लगता है। लेकिन अचानक से अपने टेंटिकल की हेल्प से वो डीमन को पकड़ लेती है। अभी लू फेंग को वहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपके पास वाटर घोस्ट ने अटैक किया है, इसीलिए आपका वाटर एट्रीब्यूट प्लस 1 पॉइंट से इंक्रीज होता है। लू फेंग के नोटिफिकेशन सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसके वाटर एट्रीब्यूट पॉइंट के अंदर काफी कम पॉइंट इंक्रीज हुए होते हैं। लू फेंग वहीं पे सोच रहा होता है कहीं ऐसा नहीं मैं यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा हूँ इसलिए मेरे पॉइंट काफी कम इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए लू फेंग चुपचाप समय पड़ा रहता है। वहाँ पे लू फेंग के पास आधे घंटे तक नोटिफिकेशन आते हैं कि आपके यहाँ पे वाटर एट्रीब्यूट के अंदर प्लस 1 पॉइंट इंक्रीज हो गया है। लेकिन तभी लू फेंग के पास एक नया अलर्ट आता है, आपका वाटर एट्रीब्यूट यहाँ पे अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है। आपने जो यहाँ पे टैलेंट एक्वायर किया उसका नाम है अंडर वाटर ब्रीथिंग टेक्निक। ये सब सुनने के बाद लू फेंग अचानक से रिएक्ट करता है। लू फेंग फटाफट से हिलने लगता है और ट्राई कर रहा होता है कि वो कैसे भी करके उस वाटर डीमन के हाथों से छूट जाए। और वहीं पे ये सब देख के वाटर डीमन काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है। वो बस ये सोच रही होती है आखिर ये बंदा इतनी देर तक डूबा क्यों नहीं, ये यहाँ पे पानी के अंदर काफी ज्यादा देर से है। उसके बाद वाटर डीमन अपने हेयर को कंट्रोल करते हुए लू फेंग गले को दबाने लगती है
ताकि वो यहाँ पे लू फेंग का गला दबा के उसको मार सके। लेकिन उस वाटर डीमन का बिल्कुल भी नहीं पता कि लू फेंग बस इतना फील हो रहा है कि कोई अपने बाल से लू फेंग के गले को स्क्रैच कर रहा है। तभी अचानक से लू फेंग अपने गले को स्क्रैच करता है, गलती से वाटर डीमन का बाल वहाँ पे टूट जाता है। ये देखने के बाद वो वाटर डीमन काफी ज्यादा शॉक हुई होती है, सोच रही होती है आखिर ह्यूमन दूसरे लोगों से अलग क्यों है। ऐसा तो नहीं कि ये बंदा कोई ह्यूमन ना हो बल्कि एक डीमन हो। वहीं पे लू फेंग जो कि खुद को ऐसे दिखा रहा हो जैसे कि उसको कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद वो काफी स्पीड से वाटर डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद लू फेंग वाटर डीमन के बालों को पकड़ता है और अपने पैरों को बांध लेता है। वो यहाँ पे वाटर डीमन को ये भरोसा दिलाना चाहता था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और बस मरने वाला है। लेकिन वहीं पे वाटर डीमन को लू फेंग के इंटेंशन पता चल जाते हैं। वो लू फेंग के हाथ में बड़े बाल को तोड़ते हुए वहाँ से भागने लगती है। वाटर डीमन बोलते तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो मुझे तुम्हारा नाटक पता नहीं चलेगा। वहीं पे लू फेंग जो कि इस वाटर डीमन के बालों को देख रहा होता है काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट से भर गया होता है क्योंकि उसकी एक्टिंग स्किल काफी ज्यादा बेकार है। मैं यहाँ पे दूसरी बार अपनी एक्टिंग स्किल किसी डीमन को बेवकूफ नहीं बना पाया। उसके बाद लू फेंग उस वाटर डीमन के बाल को फेंक देता है। बोलता है तुम सारे डीमन मेरी एक्टिंग स्किल पे काफी ज्यादा डाउट करते हो। इस बात से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगा। अगर मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर सारा वाटर एट्रीब्यूट नहीं ले लिया तो मैं अपने नाम के आगे से अपने सरनेम हटा दूंगा। उसके बाद लू फेंग अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए काफी स्पीड से वाटर डीमन के पास आ गया होता है क्योंकि अपनी एनर्जी को रिलीज करने से लू फेंग की स्पीड काफी ज्यादा होती है। इसलिए वो ब्रेक लगाने के लिए वाटर डीमन के शोल्डर का यूज करता है। पावरफुल इंपैक्ट की वजह से वाटर डीमन पूरी से हिल गई होती है। लू फेंग वहाँ पे घूमते हुए वाटर डीमन के सामने आ गया होता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से भाग सकती हो। इससे पहले वाटर डीमन कुछ भी रिएक्ट कर पाती लू फेंग उसके सर को पकड़ लेता है। फिर लू फेंग बोला तुमसे डील करने के लिए मुझे बहुत ही बेसिक मेथड का यूज करना पड़ेगा। तुम्हें ये सुन के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन वहीं पे जो वाटर डीमन होती है वो कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। अचानक से वाटर डीमन अपना मुंह खोलती है और काफी जोर से चिल्लाने लगती है। इस वजह से वहाँ पे काफी सारी वाटर स्वॉर्ड आते हैं जो कि लू फेंग के ऊपर अटैक करती है। लेकिन तभी लू फेंग को सिस्टम बताता है कि आपके ऊपर यहाँ पे वाटर डीमन ने अटैक किया है। आपका जो वाटर एट्रीब्यूट है वो उसकी लिमिट पे पहुंच चुका है। आपको यहाँ पे एक और नया टैलेंट मिलता है जिसका नाम है वाटर कंट्रोल। ये अलर्ट सुनने के बाद लू फेंग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलते हैं मैंने हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक वाटर डीमन इतनी ज्यादा वीक हो सकती है। लेकिन इतनी ज्यादा वीक होने के बावजूद तुमने मुझे 2 एबिलिटी दी है। और वहीं पे जब वाटर डीमन देखते कि लू फेंग को कुछ भी नहीं हुआ तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो वापस अपने मुंह को खोल के लू फेंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लू फेंग के बहुत सारे वाटर एरो अटैक करते हैं। वहीं पे लू फेंग जो कि देखते हैं कि वाटर डीमन वापस अटैक किया है वो ना सिर्फ उस अटैक को डॉज करता है बल्कि अपनी वाटर कंट्रोल एबिलिटी का यूज करते हुए उन सारे वाटर एरोस को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। लू फेंग स्माइल करते हुए सोच रहा होता है क्या ये वाटर डीमन मुझे कोई तीसरा एबिलिटी दे सकती है। तभी लू फेंग जब देखते हैं कि वाटर डीमन वहाँ से भागने का ट्राई कर रही है काफी तेजी से उसको आकर पकड़ लेता है। उसके बाद वो उस वाटर डीमन के मुंह को पकड़ लेता है जिससे वो अटैक न कर पाए। लू फेंग उसको बोला तुम यहाँ पे चिल्लाओ मत, जब तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। उसके बाद लू फेंग वहाँ वाटर डीमन को पूरी तरह से बांध देता है। अपनी वुड किंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते उसके गर्दन को पटक देता है। लू फेंग कैसे करते ही वो वाटर डीमन वहाँ पे सरेंडर कर देती है। लेकिन लू फेंग का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो इसको इतना इजी जाने देगा। लू फेंग वाटर डीमन को बोलता है अगर तुम मुझे खुश कर देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ जाने दूंगा। और अभी वाटर डीमन कुछ बोलने ही वाली होती है तभी लू फेंग उसको काफी ज्यादा थप्पड़ मारता है। लू फेंग वाटर डीमन को बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पे चिल्लाने का ट्राई बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारे यहाँ पे चिल्लाने की वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जो वाटर डीमन होती है उसको वहाँ पे चिल्लाने के सिवा कुछ भी नहीं आता था। लेकिन थोड़ी देर बाद लू फेंग को समझ में आता है कि वाटर डीमन क्या बोलना चाहती है। थोड़ी देर तक ऐसी बातचीत करने के बाद लू फेंग को पता चलता है वाटर डीमन को एरो से शूट करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। ये सब समझने के बाद लू फेंग कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपने कान के अंदर उंगली डाल देता है जिससे वाटर डीमन वहाँ पे चिल्ला सके। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वाटर डीमन काफी जोर चिल्लाते हुए फुल स्ट्रेंथ का यूज करती है। लेकिन वहाँ पे उसके वाटर एरो लू फेंग को कोई भी हार्म नहीं कर रहे होते। इस सारी चीजों को देख के लू फेंग काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और सोचता है क्या ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा वाटर एट्रीब्यूट काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अब ये एरो मेरे ऊपर कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। ये देखने के बाद लू फेंग बिना कुछ बोले वाटर डीमन का बाल को पकड़ लेता है, उसको वहाँ पे गोल गोल घुमाते एक साइक्लोन का बना देता है और फिर उसको काफी जोर से फेंकता है जिससे वाटर डीमन के बाल भी उसके हाथ में आ गए होते हैं। वो वाटर डीमन सीधे जाके एक पत्थर से टकराती है। उसके बाद लू फेंग फटाफट से वाटर डीमन के पास जाता है और बोलता है हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइस है, या फिर तुम मेरे सामने सबमिट कर दो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। वो जो वाटर डीमन होती है वो बोलते मुझे मेरी लाइफ को बचाना है। लू फेंग सोच रहा था ये जो वाटर डीमन थी काफी टफ थी, उसने यहाँ पे सबमिट करने में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया। वहीं जो लू फेंग होता है उसको वहाँ पे उल्टी होने लगती है। वो वाटर डीमन लगातार लू फेंग को देख रही होती है और कुछ नहीं बोल रही होती। तो उसके लुक से ये पता चल रहा होता है कि वो लू फेंग को बोलना चाहती है। अगर उसने वाटर डीमन को पहले सबमिट करने के लिए बोल दिया होता तो वो बहुत पहले मान गई होती। तभी लू फेंग वाटर डीमन की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम मुझे मन के अंदर गाली दे रही हो। वाटर डीमन लू फेंग का क्वेश्चन सुनकर काफी ज्यादा डर गई होती है और अपना सर हिलाते हुए मना कर देती है। वहीं जब लू फेंग देखता है कि वाटर डीमन काफी ज्यादा ओबीडियंट है, लू फेंग फटाफट उसको अपने रिंग के अंदर डाल देता है। वाटर डीमन जैसे अदर वर्ल्ड डायमेंशन के अंदर पहुंचती है उस जगह को देख काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है और वहीं पे लू फेंग वाटर डीमन से डील करने के बाद वहाँ से बाहर निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं लू फेंग काफी स्पीड से उस पूल से बाहर निकला होता है। उसके उस पूल से बाहर निकलने की वजह से जू फेंग और फैटी फेंग के ऊपर पानी गिर गया होता है
वो दोनों काफी सरप्राइज होते हुए उठते और बोलते ब्रदर लू आखिरकार वापस आ गए। लू फेंग उनके सामने आता और फटाफट अपने कपड़े पहन लेता है। फैटी फैंग बोलता है ब्रदर लू क्या उस वाटर डीमन काम तमाम हो गया? लू फेंग बोलता है हाँ हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में चल सकते हैं। लू फेंग इस आइडिया को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, लेकिन फैटी फैंग काफी ज्यादा टेंशन में होता है। उसे यहाँ पे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ब्रदर लू हमें पे करने के लिए बोले। थोड़ी देर बाद हम देखते वो सारे लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ गए होते हैं। वहीं हम देखते डीमन कैचिंग ब्यूरो के ब्रांच के अंदर एक गार्ड ही फिंगर को रिपोर्ट कर रहा होता है कि लू फेंग और उसकी टीम वाटर डीमन से डील करने के बाद एक रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं। वहीं ही फिंगर जिसने कपड़े नहीं पहने तो नहाने के लिए जा रहा होता है। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद ही फिंगर बोलता है लू फेंग नहीं जानता कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे लगता है उसको यहाँ पे एक सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही फिंगर अपना पैर बकेट के अंदर रखता है तो देखता है बहुत सारे बालों ने उसके पैर को जकड़ लिया है। जैसे वो उस बाल को देखने के लिए वहाँ पे झुकता है, उसके सामने वही वाटर डीमन आ गई होती है। फिंगर ये देख के काफी शॉक हो गया होता है और वो वाटर डीमन के फेस के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्राइक लगाता है और उसके स्ट्राइक की वजह से वो वाटर वहीं पे टूट गया होता है। वहाँ पे खड़े होकर जब ही फिंगर देखता है तो वहाँ पे वो वाटर डीमन गायब हो गई होती है। ये देख के ही फिंगर बोलता है वो वाटर डीमन काफी ज्यादा वीक थी, वो मेरे एक ही अटैक को नहीं झेल पाई। लेकिन उसको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर वो इतनी इजीली गायब कैसे हो सकती है। तो अपने आसपास वहाँ पे चेक करने लगता है कि कोई उसको कंट्रोल तो नहीं कर रहा था। तभी डोर के बाहर से कोई पूछता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ही फिंगर बोलता है नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तभी ही फिंगर वहाँ पे नोटिस करता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वो जो वाटर डीमन थे उसने ही फिंगर के कपड़े को चुरा लिया होता है। ही फिंगर यही सोच रहा होता है कि सच में कोई डीमन किसी के कपड़ों को चुरा सकता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसको कुछ जलने की बदबू आती है। वो जब वहाँ से बाहर की तरफ देखता है तो उसके घर को किसी ने आग लगा दी होती है। वो जैसे ही सोचता है कि वो यहाँ से भाग जाए तभी उसको याद आता है कि उसके पास कपड़े नहीं है। ही फिंगर को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि ये सब लू फेंग ने किया है ताकि ही फिंगर यहाँ पे अपने साथियों के बीच में बेइज्जत हो सके। तभी ही फिंगर अपनी एनर्जी का यूज करते उस एरिया से बाहर निकल जाता है। हमें बहुत ही कम आग लगी हुई थी। वो बाहर की तरफ देखते कि वहाँ पे उसके साथी उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन तभी ही फिंगर काफी स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है। तो सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे हमने किसी को देखा था। ही फिंगर जो कि एक पेड़ के पीछे नंगा खड़ा होता है वो शर्म के मारे अपने साथियों के पास नहीं जा सकता था, इसीलिए वो फटाफट जंगल की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही फिंगर उस फॉरेस्ट के अंदर एंटर करता है लू फेंग का मिरर इमेज क्लोन फिंगर के पीछे पीछे वहाँ पे आ गया होता है। वहीं पे ही फिंगर के घर पे जो आग लगी थी वो उसके साथियों का अटेंशन भी खींच लेती है। वो लेडी जज उसके साथ डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ पे ही फिंगर घर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। लू फेंग का जो क्लोन होता है वो वापस आगे की तरफ आ गया होता है। वो यहाँ पे ये प्लान बना रहा होता है कि आखिर वो ही फिंगर उसके साथियों को एक जगह पे कैसे मिलाएगा। उसका टारगेट बस ये था कि यहाँ से ही फिंगर बिना बेइज्जत हुए जाना नहीं चाहिए। उस डार्क फॉरेस्ट के अंदर ही फिंगर जो कि पूरी तरह से नंगा होता है यहाँ लू फेंग के क्लोन को नोटिस के भाग रहा होता है। वहीं लू फेंग का जो क्लोन होता है वो ही फिंगर के आगे पैर लगा देता है, जिससे ही फिंगर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है। लू फेंग का क्लोन ही फिंगर को बोलता है एंजॉय करो और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी इस आवाज को सुन के लेडी जज उसके साथी वहाँ पे आ जाते हैं। वो वहाँ पे ही फिंगर के पीछे की सीनरी देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जैसे ही फिंगर के साथी उसके पास पहुंचते वहाँ पे कोई चिल्लाता है ही फिंगुआ। ये देखते फटाफट से ही फिंगर सीधे घूम जाता है और उसके पैरों के बीच में से ऐसी लाइट निकल रही होती है जिसे देख के वो सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हुए होते हैं। वही जो लेडी जज होती है वो इतनी शर्मिंदा हो गई होती है कि वो अपने वेपन का यूज करते हुए अंडा फोड़ देती है। अंडे के फूटते ही फिंगर काफी जोर से चिल्लाता है। वहाँ पे जो उसके साथी होते हैं वो भी बोलते लॉर्ड ही क्या आप ठीक हैं। तभी हमें ड्रंकन इमोर्टल हाउस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मिरर इमेज क्लोन लू फेंग के पास वापस आ गया होता है। वहाँ पे ही फिंगर के साथ जो भी हुआ होता है वो उन सब की फोटोज लू फेंग के पास लाया होता है। वहाँ पे लू फेंग काफी जोरों से हंसने लगता है। ये देख के फैटी फैंग और जू फेंग काफी ज्यादा शॉक हुए होते हैं और बोलते ब्रदर लोग ऐसा क्या हुआ है जिसको सोच के आप इतना हंस रहे हैं। लू फेंग विंडो के बाहर से मून को देखते हुए बोल रहा होता है आज का जो मून है वो रोज से काफी ज्यादा व्हाइट और गोल दिख रहा है। तभी हम देखते लू फेंग फैटी फैंग को बोला तुम्हें कल काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये बोल के वो वहाँ जाने लगता है। और वहीं फैटी फैंग सोच रहा होता है क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती करी है जिससे ब्रदर लोग मुझसे गुस्सा है। आखिर वो मुझे ये क्यों बोले कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा तो नहीं कि मैं उनके बिल्कुल भी काम का नहीं रहा। तभी हमें नेक्स्ट डे डीमन कैचिंग ब्यूरो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। फैटी फैंग वहाँ पे आके काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि वो देखते हैं कि लू फेंग ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है। लू फेंग वहाँ पे बार बार ही फिंगो का नाम लेकर वहाँ पे उसको ढूंढ रहा होता है। तभी लू फेंग को वहाँ पे एक बंदा दिखता है जिससे वो पूछता है आखिर ही फिंगो कहाँ पे है, मैंने सुना था उनके घर के अंदर आग लग गई है, वो यहाँ पे ठीक तो है ना। तभी वो बंदा बोलता है कि लॉर्ड ही को यहाँ पे सर्दी हो गई है क्योंकि वो पूरी नाइट बाहर थे। लू फेंग बोलता है क्या ही फिंगर बीमार हो चुके हैं, लेकिन अभी वो कल की नाइट निकले क्यों, कल तो बहुत ज्यादा सर्दी थी, मुझे कल वहाँ पे उनको बोल देना चाहिए था कि कल वो ज्यादा कपड़े पहन के बाहर निकले। वहीं पे लू फेंग सोच रहा होता है लगता है कल के इंसिडेंट की वजह से ही फिंगर के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ा है। तभी वो बंदा हंसते हुए बोलता है लॉर्ड लो आपने बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ पे ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए। तभी लू फेंग बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आखिर कल रात को हुआ क्या था। सुन के वो बंदा काफी डर जाता है और बोलता है नहीं कल कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर वो मन में सोच रहा होता है जब भी मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ तो मैं अपने मन की बातें बोल देता हूँ। मास्टर लोग कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचते, तो इसीलिए अगर मैंने उनको बात बता दी तो वो इस बात का फायदा उठाते हुए लॉर्ड ही का मजाक उड़ाएंगे और इन सब के चक्कर में अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब मैंने बताया है तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा।
अभी वो बंदा वहाँ जाते हुए बोलता लॉर्ड लू मैं यहाँ चलता हूँ, मुझे वैसे भी अपने वाइफ के साथ डिनर पे जाना है। लू फेंग बोला चलो ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस बंदे के जाने के बाद लू फेंग सोच रहा होता है लगता है ही फिंगर से अभी बंदे काफी ज्यादा डरते हैं, चलो छोड़ो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे ही मेरे पास इससे इंपॉर्टेंट मैटर बाकी है। अभी लू फेंग फैटी वैंग को बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे एक मिशन देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद फैटी वैंग काफी ज्यादा शौक होता है, बोलता है ब्रदर लू क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं है। लू फेंग बोलता है लेकिन आगे मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा। फैटी वैंग बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे गुस्सा नहीं थे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे बताइए आखिर आप मुझे क्या मिशन देने वाले हैं। लू फेंग बोलता तुम्हें ही फिंगर के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर वो आजकल क्या कर रहा है, और तुम्हें जैसे कुछ भी पता चलेगा तुम फटाफट से आकर मुझे बता देना, ये काम करने की वजह से मैं तुम्हारा मंथली बोनस काफी ज्यादा बढ़ा दूंगा। सुनने के बाद फैटी वैंग काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते लू फेंग डार्क माउंटेन काउंटी के साउदर्न रीजन के अंदर आ गया होता है। वहाँ पे काफी देर घूमने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा चढ़ गया होता है। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे इतनी देर से घूम रहा हूँ, मैंने शायद से इस जगह का 3 से 4 बार चक्कर लगा दिया होगा, तो मुझे यहाँ पे एक भी डीमन नहीं मिला, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते वहाँ पे वही रेड मास्क वाला डीमन बैठा होता है और बोलता है हम दोनों को यहाँ पे मिलना काफी किस्मत की बात है, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पिए और बातें करें। लू फेंग उस बंदे को देख के काफी ज्यादा शौक होता है और सोच रहा होता है थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ से गुजरा था तब यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं था, लगता है इस बंदे की टेक्निक मेरे से काफी ज्यादा बढ़िया है, ये यहाँ पे खुद को बहुत इजीली कंसील कर सकता है। तभी लू फेंग उसको ग्रीट करते हुए बोलता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिर सीने का नाम क्या है। तभी वो रेड मास्क वाला डीमन बोलता है तुम मुझे पू डांडेलियन बोल सकते हो। ये नाम सुनने वाला लू फेंग सोच रहा होता है क्या सच में कोई नाम है पू डांडेलियन, ये नाम मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। तभी तरह से उसको कुछ याद आता है, वो बोलता है 1 मिनट रुको, 7 डीमन जनरल के बॉस थे पू याओ, उनका भी नाम यही था। लू फेंग सोचता है मेरी किस्मत तो काफी अच्छी है जो मुझे ये डीमन यहीं पे मिल गया, अब लगता है मैं यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करने वाला हूँ। तभी लू फेंग पू याओ को बोलता है जहाँ तक मैं सीने को जान पा रहा हूँ आप 7 डीमन जनरल के बॉस पू याओ हो। पू याओ बोलता है काफी अजीब बात है, 2 साल बाद भी लोगों ने मुझे याद करके रखा हुआ है। वहीं पू याओ मन में सोच रहा होता है ये बंदा तो एक ऑर्डिनरी इंसान है, बाकी 7 डीमन का क्लोन इससे कैसे हारा। अभी लू फेंग बोलता है लगता है तुम 7 डीमन से कुछ खास पावरफुल नहीं हो, क्योंकि तुम रियल पू याओ हो, इसलिए तुमने 7 डीमन को तो देखा ही होगा जो मुझसे डर के भाग गया। तो क्या आपसे 7 डीमन ये नहीं बोला कि मुझे पॉइजनस ड्रिंक काफी ज्यादा पसंद है। अभी लू फेंग उस ड्रिंक को वहीं पे गिराया था और बोलता है ऐसा नहीं है मैं इस ड्रिंक को इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि मुझे पॉइजन से काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन बस मुझे यहाँ पे पीने का मन नहीं है। मेरा आपसे मिलना पक्का मेरे लिए डेस्टिनी हो, लेकिन आपका मेरे से मिलना पक्का कैलेमिटी है। क्या आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। वो यार बोलता है भले ये कैलेमिटी हो या डेस्टिनी ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जब तक तब तक तुम इनविंसिबल ना हो। ये बात सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये जो लिरिक्स ये तो मेरे वर्ल्ड की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पू याओ भी मेरी तरह एक ट्रैवलर हो। फिर वो पू याओ के आसपास घूम के बोलने लगता है मुझे बता के ऑड और इवन में क्या अंतर होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन कार्बन क्या होता है, तुम्हें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है। ये बात सुनकर पू याओ काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है ये फालतू बात करना बंद करो। तभी हम देखते लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है लगता है तुम कोई ट्रैवलर नहीं हो तो भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पू याओ भी चिढ़ते हुए बोलता है मैं भी तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया था लेकिन मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता लू फेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। लू फेंग के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी सारा धमाका होता है, लेकिन हम देखते लू फेंग के इस अटैक से पू याओ को कुछ भी नहीं हुआ होता। उसने अपने आसपास एक सील क्रिएट कर ली होती है जिससे वो काफी इजीली उस फ्लेम से बच गया होता है। पू याओ बोलता है लू फेंग अटैक करना बंद करो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक डील लेके आया हूँ, ये डील तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, इसीलिए मुझे लगता है हमें बैठ के बात करनी चाहिए। लू फेंग बोलता फिर फटाफट से बताओ, अगर मुझे वो डील पसंद आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे डील पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें पक्का से मार देने वाला हूँ। पू याओ बोलता है मुझे तुम्हारे अंदर से ब्लड गॉड की फीलिंग आ रही है, लेकिन वो ब्लड गॉड तुम्हारे सोल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब तुमने ब्लड गॉड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी हम देखते हैं लू फेंग पू याओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है अगर तुम्हारे पास बस इतना ही बोलने के लिए है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी हम देखते हैं पू याओ लू फेंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, आज से 2 साल पहले डीमन कैचिंग ब्यूरो ने राइटियस अलायंस बनाई, वो वहाँ में ब्लड डीमन के 36 ड्रॉप को तबाह नहीं कर पाए, और यही वजह है कि जब तक उनकी ड्रॉप्स रहेगी तब तक ब्लड डीमन कोई भी तबाह नहीं कर सकता। लेकिन तुम जो कि अपने फायदे के लिए ब्लड गॉड के ड्रॉप को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हो, तुम्हारे लिए इमॉर्टल ब्लड डीमन को मारना काफी ज्यादा आसान होगा। तो इसीलिए लू फेंग प्लीज मुझे अपनी टीम के अंदर ले लो, मैं तुम्हारी टीम के अंदर आकर ब्लड डीमन को मारने में हेल्प करूंगा। लू फेंग बोलता है 1 मिनट रुको, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा तुम मुझे यहाँ पे ये बोलने वाले हो। तभी वो अपना हाथ पू याओ छुड़ा लेता है। पू याओ बोलता है लू फेंग क्या हुआ। लू फेंग बोलता है मैं ट्रेटर के साथ काम नहीं करता, तुम्हें यहाँ पे पहले से पता कि मैं ब्लड गॉड ड्रॉप का एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पे चाहते कि मैं ब्लड डीमन साइड की तरफ हो जाऊँ। लेकिन तभी हम देखते हैं पू याओ बोला तुम मुझे पूरी तरह से गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम ब्लड डीमन साइड को ज्वाइन करो। लू फेंग बोला तुम ब्लड डीमन का सबसे ज्यादा वफादार इंसान हो और तुम यहाँ पे नहीं चाहते कि ब्लड डीमन वापस जिंदा हो, बल्कि तुम ये चाहते कि ब्लड डीमन मारा जाए। पू याओ बोलता तुमने बिल्कुल सही कहा, ब्लड डीमन ने मुझे यहाँ पे 2 साल से स्लेव बना रखा है, मैं उसे बहुत पहले से ही मारना चाहता
चाहता था, लेकिन मेरे अंदर उतनी पावर नहीं थी कि मैं उसको मार सकूं। लू फेंग बोलता है ब्लड डीमन लगभग मारा जा चुका है, तो तुम्हें अब उसका स्लेव बनने की कोई जरूरत नहीं, तुम बहुत इजीली वहाँ से भाग सकते हो। पूया बोलता है उसने मेरे ऊपर स्लेवरी का मार्क लगा रखा है और उस मार्क को मैं बिल्कुल नहीं हटा सकता, तो इसीलिए जब तक वो जिंदा रहेगा मुझे उसका स्लेव बन के रहना पड़ेगा। उसने पिछले कुछ सालों के अंदर 30 ड्रॉप को कलेक्ट कर लिया है और उसने अपने आप को काफी हद तक रिकवर भी कर लिया है, लेकिन अभी भी उसकी स्ट्रेंथ पीक तक नहीं पहुंची। वो बस यहाँ पे लगातार सो रहा था कि वो अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रिकवर कर सके। लू फेंग बोलता है क्या ब्लड डीमन अभी भी जिंदा है? साथ ही में वो सोच रहा होता है ब्लड डीमन सेट का लीडर अब दूसरे नॉर्मल डीमन से कुछ खास अलग नहीं रहा। अगर मैंने यहाँ पे ब्लड डीमन को पकड़ लिया तो मुझे काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेंगे और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि मुझे काफी अच्छी एबिलिटी मिल जाए। वो यार सोच रहा था मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आखिर शैडो डीमन का क्लोन इस बंदे से कैसे हारा। ब्लड गॉड के ड्रॉप को एब्जॉर्ब करने की बात को हटा दिया जाए तो ये बंदा किसी बेवकूफ से बिल्कुल भी कम नहीं। वो यार बोलता है भले तुमने ब्लड गॉड के ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर लिया हो, लेकिन तुम ब्लड डीमन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ब्लड डीमन पक्का तुम्हारे पास आएगा, तुमको मार देगा ताकि वो तुम्हारे अंदर के ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर सके। तुम्हें अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो तुम्हें मेरे साथ टीम बनानी होगी, फिर हम दोनों मिलकर ब्लड डीमन को मार सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं लू फेंग उसका हाथ झटक देता है और बोलता है तुम यहाँ पे ब्लड डीमन को धोखा दे रहे हो और तुम सोचते कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ब्लड डीमन से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, मैं उनको काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता कि तुम मुझे उनसे मिलाओ। लू फेंग सोच रहा था अगर तुमने यहाँ पे ब्लड डीमन को मारने का ट्राई भी किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा गिफ्ट है, उसकी वजह से मुझे काफी सारा रिवॉर्ड और एबिलिटी मिलेगी। वहीं हम देखते हैं पूया वहाँ से जाने लगता है, सोच रहा होता है मुझे एक बहुत बड़ा बेवकूफ मिल गया, ये बिल्कुल भी लगता है ये मेरा एलाय बनने के लायक है। अभी हम देखते हैं लू फेंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया, मुझे लगता है कि तुम सच में ब्लड डीमन को मारना चाहते हो। वहीं पे लू फेंग सोच रहा होता है मुझे लगता है मुझे मेरी एक्टिंग में जारी रखना होगा ताकि मुझे आखिरकार ब्लड डीमन मिल सके। या बोला तो बोलो आखिर तुम क्या करना चाहते हो? लू फेंग बोला तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं तुम्हारा टीम कैसे बना सकता हूँ। या बोला तो आखिरकार तुम ब्लड डीमन को मारना चाहते हो। लू फेंग बोलते मैं डीमन स्लेयर हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहाँ पे ब्लड डीमन को मारूं। मैं ब्लड डीमन जैसे एविल क्रिएचर को इस दुनिया के अंदर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। पूया बोलता ठीक है तो मैं तुम्हारा भरोसा कर सकता हूँ। पूया बोलता तुम डेस्टिनी एलियन हो इसीलिए तुम ब्लड गॉड का ऑब्जर्व कर सकते हो। लू फेंग बोलता डेस्टिनी एलियन आखिर ये क्या होता है? तभी पूया लू फेंग को समझाने लगता है डेस्टिनी एलियन ये एक ऐसा बंदा होता है जो कि होता भले ह्यूमन रेस से लेकिन उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा रेयर होती है। हालांकि तुम्हारी बॉडी के अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है। हालांकि ये ड्रैगन ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन एक डेस्टिनी एलियन उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लू फेंग तुम्हारे पास यहाँ पे स्काई स्वॉलिंग डिमोनिक बॉडी है, बोला था कि स्काई स्वॉलिंग डिमोनिक बॉडी किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकती है, जैसे कि तुम्हारे पास बहुत जल्दी शैडो डीमन की एबिलिटी आ गई, वो सिर्फ स्काई स्वॉलिंग डिमोनिक बॉडी की वजह से हो पाया। लू फेंग बोलता ठीक है मुझे बात समझ में आ गई, आगे बताओ। फिर पूया बताते हैं हमारे प्लान को पॉसिबल करने के लिए तुम्हें जल्द से जल्द ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंचना होगा। लू फेंग बोला तो मुझे बताओ कि हमारा प्लान क्या है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों आराम से चाय पीते पीते बात कर रहे होते हैं। पूया बोला जब मैं तुम्हारा पूरे से भरोसा कर पाऊंगा सिर्फ तभी मैं तुम्हें फर्स्ट स्टेप बताऊंगा। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ जाने लगता है और बोलता है अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी पूया लू फेंग को रोकते हुए बोलता है हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि जिस बंदे के पास स्काई स्वॉलिंग डिमोनिक बॉडी है उसको ब्लड डीमन से पहले सारे ब्लड गॉड ड्रॉप्स को एब्जॉर्ब करना होगा। मैं बाकी बची ब्लड गॉड ड्रॉप्स की सारी लोकेशन तुम्हें बता दूंगा और तुम्हें वहाँ पे जाके ब्लड गॉड ड्रॉप को एब्जॉर्ब करना होगा। लू फेंग बोलता लगता है तुम्हें पहले से पता है कि आखिर ब्लड गॉड ड्रॉप कहाँ पे है। तभी पूया बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि आखिर ब्लड गॉड ड्रॉप कहाँ पड़ी है। ब्लड गॉड ड्रॉप फीनिक्स ट्री काउंटी के डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर डीमन कैचिंग प्रिजन के 3rd फ्लोर पे पड़ी है। ये बात सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा शॉक गया होता है, सोच रहा होता है ब्लड गॉड ड्रॉप मेरे घर में ही पड़ी थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। पूया बोलता लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लू फेंग बोलता आखिर ऐसा क्यों? वो डीमन कैचिंग प्रिजन में ही है ना, मैं उसको बहुत इजीली कैप्चर कर सकता हूँ। पूया बोलता है डीमन कैचिंग प्रिजन की 3rd फ्लोर काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ ली केन जो कि एक हेवनली रैंक का डीमन सॉर्सरर है वही 3rd फ्लोर पे जा सकता है। तो लू फेंग आखिर तुम वहाँ पे कैसे जाओगे? लू फेंग बोलता है ये तुम्हारे प्लान का फर्स्ट स्टेप है तो तुमने पक्का कुछ ना कुछ प्लान तो बनाया ही होगा, तो आखिर तुम यहाँ पे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और साथ ही वो मन में सोच रहा होता है मुझे आखिर तुम्हारे प्लान के बारे में कैसे पता होगा, और वैसे भी अगर ली केन से लड़ने की बात है तो मैं उससे बिल्कुल भी लड़कर नहीं जी सकता। तभी हम देखते हैं पूया लू फेंग कुछ देता है और बोलता है मैं ग्रैंड मास्टर रियलन का एक बहुत ही पावरफुल बंदा हूँ तो मेरे लिए ली केन से फाइट करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। साथ ही में पूया सोच रहा होता है भले लू फेंग दिखने में बेवकूफ लगे लेकिन क्रिटिकल मोमेंट में काफी अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है। लू फेंग बोलता कि ये चीज मेरे किस काम की? पूया बोलता ये तुम्हारे किस काम आएगी वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, और वैसे भी तुम्हें इन सारी चीजों का मतलब तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल पे नहीं पहुंच जाते। वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इन सब के बारे में बात कर सकूं। हमें सबसे पहले हमारे फर्स्ट स्टेप डीमन कैचिंग प्रिजन के 3rd लेवल के बारे में बात करनी होगी। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे कोई आता है बोलता है तुम लोगों में से लू कौन है? वहाँ पे लू फैमिली से वही बंदा आया होता है जिसको फैमिली हेड ने भेजा था। पूया बोलता क्या तुम्हारा साथी है? लू फेंग बोलता नहीं मैं इसको नहीं जानता। पूया बोलता ठीक
ठीक है, फिर फटाफट से बात करके तुम इसको यहाँ से भेज दो। लू फेंग जैसे उस बंदे से बात करने के लिए जा रहा होता है, पूया पीछे से बोलता है कि हम दोनों एक ही टीम के अंदर है, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, इस बंदे के अंदर से मैं फील कर सकता हूँ ये तुम्हारे क्लैन से बिलोंग करता है और इसके अंदर वही सेम ड्रैगन ब्लड लाइन है जो कि तुम्हारे अंदर है। लू फेंग बोलता है ठीक है, मुझे समझ में आ गया। लू फेंग बोलता है मेरा सरनेम लू है। ब्रदर आके क्या बात है, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तभी हम देखते हैं वो बंदा नीचे उतरते लू फेंग के हाथ के ऊपर एक पर्ल रख देता है और लू फेंग के हाथ लगाते वो पर्ल वहाँ पे चमकने लगता है। तभी वो बंदा बोलता है हमारे गंदे खून के डिसेंडेंट, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लू फेंग हंसते हुए बोलता है ब्रदर आखिर तुम हो कौन? वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकाल के लू फेंग के गले के ऊपर रख देता है और बोलता है तुम मेरे साथ चुपचाप चलोगे या फिर मैं तुम्हारे पैर तोड़ के तुमको साथ में लेके जाऊँ। लू फेंग बोलता है क्या आजकल के बंदे इतने एरोगेंटली बात करते हैं? तो बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लू फेंग बोलता है वो सब ठीक है, लेकिन तुम इसको जिंदा छोड़ देना, मुझे इससे यहाँ पे कुछ पूछना है। पूया बोलता है ठीक है, मैं काफी आराम जाऊंगा। फिर हम देखते पूया अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। उसकी एनर्जी रिलीज करते लू फैमिली का वो बंदा काफी ज्यादा डर गया होता है और अपने स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है। वो अपने घुटनों पे आकर बोलता है प्लीज ऐसा मत करो, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। लू फेंग बोलता है बस यहाँ पे रहने दो, अगर तुम इसे आगे कंटिन्यू करोगे तो पक्का मर जाएगा। लू फेंग फिर उस बंदे को बोलता है मुझे बता के तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। लू फैमिली का वो बंदा बोलता है सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम है लू यांग और मैं लू फैमिली का एक मेंबर हूँ। हमारी जो लू फैमिली इंपीरियल कैपिटल के 4 मेजर फैमिली में से एक है और हमारे फैमिली के एंसेस्टर है लू साओसेंग। साथ ही में लू यांग सोच रहा होता है भले ये बंदा अपने एनर्जी गैदरिंग लेवल के 5th लेवल पे है, लेकिन उसके साथ जो बंदा जो कि ग्रैंड मास्टर से हायर लेवल का लग रहा है तो उसके साथ इक्वल टर्म पे बात कर पा रहा है। लू फेंग बोलता है लू फैमिली इंपीरियल कैपिटल के 4 मेजर फैमिली में से एक, तो आखिर इससे मेरा क्या लेन देना और आखिर ये लू साओसेंग कौन है? पूया बोलता है लू साओसेंग ये लू फैमिली का एक बंदा है जो कि अपने ग्रैंड मास्टर लेवल पे है, लेकिन दिन पे दिन वो काफी ज्यादा बूढ़ा होता जा रहा है और उन्हीं बूढ़ी हड्डियों पे उसने अपने फैमिली के भार को उठा रखा है। लू फेंग बोलता है मुझे नहीं पता था कि हम लोग लू फैमिली से कनेक्टेड है। लू यांग सोच रहा था कि ये बंदा है कौन, ये हमारे एंसेस्टर को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा। तभी लू फेंग लू यांग के पास जाता है और बोलता है वो सब छोड़ो, आखिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? लू यांग बोलता है कुछ टाइम पहले हमारे एंसेस्टर ने ब्लड पर्ल से ये पता किया है कि फिनिक्स ट्री काउंटी के अंदर हमारे किसी डिसेंडेंट ने ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को अवेकन किया है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं आपको लेके जा सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं पूया एक मेटल फेंकता है जो कि बिल्कुल उसी मेटल की तरह होता है जो कि उसने लू फेंग को थोड़ी देर पहले दिया था। तो मेटल वहाँ पे काफी गंदे तरीके से फट जाता है जिससे वो बंदा वहाँ पे खत्म हो जाता है। लू फेंग पूया को बोलता है कि तुमने यहाँ पे क्या किया, मैंने तुमसे यहाँ पे कहा था कि तुम्हें वेट करना होगा, मुझे उससे यहाँ पे कुछ पूछना था। पूया बोलता उससे ज्यादा देर बात करना हमारे प्लान को काफी खराब कर सकता था। लू फेंग बोला तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे जाने के लिए बोल रहा था तो क्या मैं उसकी बात मान जाऊंगा? मेरा यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं था कि मैं उसके साथ लू फैमिली के अंदर जाऊँ। साथ ही में लू फेंग मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे खुद को काफी कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड डीमन अभी तक मारा नहीं गया तो मैं पूया को नहीं मार सकता। लू फेंग बोला चलो ठीक है जो भी है इसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं लू फेंग अपनी फायर कंट्रोल एबिलिटी को यूज करते हुए उसको पूरी तरह जला देता है। लू फेंग तभी लू यांग को चेक करने लगता है कि उसके पास कोई मेटेरियल है कि नहीं। चेक करने के बाद लू फेंग बोलता है क्या लू फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, इसके पास यहाँ पे कोई अच्छे मेटेरियल क्यों नहीं मिल रहे हैं? तभी लू फेंग को वहाँ से एक रिंग मिलती है और साथ में कुछ गोल्ड टेल्स भी। लू फेंग बोलता है मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, तुम काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। तभी लू फेंग को वहाँ पे एक स्वॉर्ड दिखती है। जब लू फेंग पीछे की तरफ घूमता है तो स्वॉर्ड की ब्लेड गायब हो गई होती है। लू फेंग बोलता है आखिर स्वॉर्ड की ब्लेड इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? मुझे लगता है सच में मेरी किस्मत काफी अच्छी है। आज से मुझे आज ब्लड गॉड ड्रॉ के बारे में पता चला कि यहाँ पे मुझे काफी अच्छा इनविजिबल स्पीड वेपन मिल गया। लू फेंग जब उस स्वॉर्ड को अपने हाथ के अंदर उठाता तो बोलता है क्या ये जो स्वॉर्ड है वो सिकारा डीमन की विंग से बनी है? उसके बाद वो स्वॉर्ड की हेल्प से अपने हाथ को काटता है और उसके ऊपर अपने ब्लड को गिराने लगता है। लू फेंग के सामने सिस्टम अपीयर होता है और उसे बताया जाता है कि आपकी जो इनविजिबल स्वॉर्ड है वो मिस्टीरियस रैंक की हायर लेवल की स्पीड वेपन है जो कि सिकाडा विंग से बनी हुई है। फिर उस स्वॉर्ड को लेकर वहाँ जाने लगता है और बोलता है हाँ सच मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया, ये जो सिकाडा विंग की स्वॉर्ड है ये वुड किंग स्वॉर्ड से एक लेवल हायर है। और वहीं हम देखते हैं केव के अंदर अपनी एनर्जी की हेल्प से पूया अभी लू फेंग को देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन लू फेंग को मैंने अपनी बातों के अंदर फंसा दिया है। ब्लड डीमन बोलता है पूया तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। पूया बोलता है ये सब तो मेरे सबऑर्डिनेट का काम था क्योंकि वो बंदा लू फेंग काफी ज्यादा अजीब है, वो यहाँ पे मेरे सबऑर्डिनेट से कंट्रोल नहीं हुआ इसीलिए वहाँ पे उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे जाना पड़ा। ब्लड डीमन बोलता है वो पक्का ब्लड गॉड ड्रॉप के लिए जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा प्लान पक्का से काम करेगा। पूया बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन आखिर आप इस बात में इतना श्योर कैसे हैं? ब्लड डीमन बोलता है स्काई सोलन डिमोनिक बॉडी की एक दिक्कत ये है एक बार अगर उसने किसी चीज को डिवार करना स्टार्ट कर दिया तो उसको हर बार उससे पीछे चीज चाहिए होगी, जितनी ज्यादा उसको पीछे चीज मिलती जाएगी उतना ही ज्यादा उसका डिजायर बढ़ता जाएगा। क्योंकि लू फेंग ने यहाँ पे ब्लड गॉड ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर लिया है
इसीलिए वो पक्का आगे और ब्लड गॉड ड्रॉप को ऑब्जर्व करना चाहेगा, क्योंकि उसे यहाँ पे इससे ज्यादा प्रीशियस चीज नहीं मिलेगी। तो बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि वो हमारे प्लान को सही से फॉलो करे। हमारी एक्सीलेंस पे मैंने कभी भी शक नहीं किया, क्योंकि तुम आज तक कभी गलत हुए ही नहीं। वो बंदा कोई ऐसा है जिसको तुम्हारे सबॉर्डिनेट भी एडमायर कर रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। अभी हम देखते हैं लू फेंग वापस अपने घर आ गया होता है और वहाँ पे लू यांग की रिंग के अंदर से वो सारी चीजों को निकाल रहा होता है। उसे वहाँ पे एक मैजिकल पावर की बुक मिलती है जो कि लू फैमिली की होती है। उसको पढ़ने का लू फेंग बोल रहा था लू फैमिली काफी अजीब है, उनके पास यहाँ पे सिर्फ ड्रैगन का ब्लड है और वो खुद को बार बार ड्रैगन कहते हैं। सच में लगता है जो बड़ी फैमिली थी वो काफी बड़े धोखे के अंदर जी रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग के पास में ब्लड डीमन की तरफ से एक लेटर आता है। उसमें लिखा होता है लू फेंग मेरा जो मटेरियल है वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर सकता है। और मेरी बात ध्यान सुनो, आज से 3 दिन बाद रात के अंदर वहाँ पे एक डीमन को भेजूंगा जो कि ली केन को वहाँ से दूर भेज देगा और वहाँ पे तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि तुम जाके ब्लड गॉड ड्रॉप को ले सको। ये चीज ध्यान रखना, ये जो अपॉर्चुनिटी है सिर्फ एक ही बार आएगी, तो इसको हाथ से जाने मत देना। और लू फेंग के पढ़ने के बाद वो लेटर वहाँ पे जल गया होता है। लू फेंग सोच रहा चाहे तुम आओ या फिर तुम किसी और को भेजो, यहाँ से ली केन का निकलना काफी जरूरी है। लेकिन बात तो ये है, अगर मैं वहाँ पे उस ब्लड गॉड ड्रॉप को चुराने के लिए जाता हूँ तो सारा रिस्क मेरे ऊपर रहेगा। अगर मैं उस ब्लड गॉड ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर भी लेता हूँ तो आखिर मुझे क्या ही फायदा मिलेगा। लेकिन अगर उस ब्लड गॉड ड्रॉप को ब्लड डीमन एब्जॉर्ब कर लेता है तो मेरा काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, फिर मुझे उस ब्लड डीमन से काफी सारी एबिलिटी मिल सकेगी। वो यार इस बार मैं तुम्हें फोर्स करूंगा कि तुम यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर सको। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। फिर हमें 3 दिन बाद ली केन के घर का सीन दिखाया जाता है। ली केन अपने घर के अंदर बैठ के आराम से बुक पढ़ रहा होता है। वहाँ पे कोई बंदा आता है और बोलता है मास्टर ली, हमें डीमन मिरर के अंदर अभी एक डीमन शो हुआ है और वो डीमन यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल पे है। ये हमारे फिनिश ट्री काउंटी के वेस्ट के साइड में घूम रहा है। तभी हम देखते हैं ली केन काफी स्पीड से वहाँ से निकल जाता है और सीधे उस डीमन के पास पहुंच जाता है। ली केन को देख के वो डीमन वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया होता है और वहाँ से भागने लगता है। ली केन बोला तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे यहाँ पे भाग सकते हो? ली केन काफी स्पीड से उसको पीछा करने लगता है। वो मॉन्स्टर बोलता है सच में ली केन काफी ज्यादा फास्ट है। फिर वो मॉन्स्टर ली केन को बोला तुम यहाँ पे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने तो यहाँ पे किसी के ऊपर अटैक भी नहीं किया। साथ ही वो मन में सोच रहा होता है एक हेवनली रैंक का डीमन सॉर्सर, इसके सामने मेरे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। लॉर्ड ब्लड डीमन के प्लान के लिए मैं यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं हार सकता। ली केन बोलता तुम ब्लड डीमन सेट से हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे फिनिश ट्री काउंटी के अंदर एंटर करने की? तुम यहाँ जिंदा वापस चले गए तो आखिर मेरे रहने का क्या फायदा? साथ ही में ली केन सोच रहा होता है सच में ब्लड डीमन सेट काफी ज्यादा पावरफुल है। वो मॉन्स्टर बोलता है ली केन क्या तुम्हें लगता यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? आखिर मैं तुम्हें यहाँ पे फिनिश ट्री काउंटी के बाहर क्यों लेके आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब इसलिए किया जा रहा हो ताकि ब्लड गॉड ड्रॉप को वहाँ से निकाला जा सके? तभी ली केन बोले तुम क्या बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मुझे छोड़ के डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। तो मेरे पीछे कुछ गड़बड़ होती भी है तो पक्का वहाँ पे संभाल लेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम अगर यहाँ पे घुस चुके हो तो तुम जिंदा वापस ना जा पाओ। उसके बाद वो उस मॉन्स्टर पे काफी ज्यादा अटैक करता है। वहीं पे उस मॉन्स्टर ने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली होती है, लेकिन हम देखते हैं वो शील्ड उस अटैक को नहीं झेल पाती और टूट जाती है। और वहीं पे ली केन उस मॉन्स्टर को मार के अपने सर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। फिर हमें वापस से पुया को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है हमारा डीमन सोल लैम्प बुझ चुका है, इसका मतलब वो मॉन्स्टर भी मारा गया। लेकिन उस एविल ईगल ने लू फेंग के लिए काफी ज्यादा टाइम इकट्ठा कर लिया था। का लू फेंग अपनी प्लान के अंदर सक्सेसफुल हो गया होगा। लेकिन हम देखते हैं ब्लड डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोलता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे लगता है कि वो सक्सेस हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे फील कर सकता जो ब्लड गॉड ड्रॉप है वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, तो अभी भी डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर ही पड़ा हुआ है। ये बात सुन के पुया काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उसके हाथ से वो डीमन लैम्प भी छूट गया होता है। साथ ही में पुया सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैंने यहाँ पे लू फेंग को काफी सारे बेनिफिट दे दिए तो आखिर वो उस ड्रॉप को क्यों नहीं ले पाया? तभी ब्लड डीमन बोलता है मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत ही जल्दी इसके बारे में पता लगाना होगा क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वो मेरे प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वो ब्लड गॉड ड्रॉप वहाँ से नहीं निकलेगी तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। पुया बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन प्लीज शांत हो जाइए, मैं अभी जाकर पता करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। तभी हम देखते हैं लू फेंग के पास पुया का प्लांट आया होता है जो कि वहाँ पे आकर फूट जाता है और उसके अंदर उसने लू फेंग को बोला होता है मैं यहाँ पे फिनिश ट्री काउंटी के बाहर 10 माइल दूर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, फटाफट से मेरे पास आओ। लू फेंग बोलता है इसके वर्ड्स मुझे काफी ज्यादा चुभते हैं, इसने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया, अब मुझे यहाँ से 10 मील दूर जाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग 10 मील दूर आ गया होता है। यहाँ पे घर के अंदर पुया उसका वेट कर रहा होता है। लू फेंग के पहुँचते पुया बोलता है तो आखिरकार तुम आ ही गए। लू फेंग बोलता कि क्या हुआ, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हो? तभी हम देखते हैं पुया हटता है और लू फेंग के नीचे की साइड देखने लगता है और साथ ही में सोच रहा होता है कहीं स्काई सोलिंग डिमोनिक बॉडी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। उसको ऐसे घूरते हुए देख के लू फेंग बोलता है आखिर तुम यहाँ पे कहाँ देख रहे हो? मेरी जो तबीयत है वो आजकल ठीक नहीं रह रही,
इसलिए मैं रात को ज्यादा देर तक नहीं जाग पाता। फिर तुम्हें यहाँ पे किसने बोला था कि इस मिशन को इतनी रात को रखने को? तुम्हारे प्लान का वेट करते करते मुझे वहाँ पे नींद आ गई और मैं वहाँ पे सो गया। ये बात सुन के पूया काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है, क्या तुम्हें वहाँ पे नींद आ गई? आखिर तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें पता ली केन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी, यहाँ तक कि मेरा एक ग्रैंड मास्टर लेवल का डीमन मारा गया और तुम अब मुझे ये बोलोगे तुम्हें बस नींद आ गई। लू फेंग बोलता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे यहाँ पे सच में नींद आ गई। तुम्हें नहीं पता क्या, ह्यूमंस के लिए सोना काफी जरूरी होता है। अगर एक ह्यूमन सही से नहीं सोएगा तो अगले दिन सही से काम कैसे करेगा? तुम डीमन को भले ही कुछ ना करना पड़ता हो, लेकिन मुझे अगले दिन जाकर डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर काम करना पड़ता है। लेकिन तुम यहाँ पे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हमें कोई और मौका जरूर मिलेगा, उस वक्त हम लोग ब्लड गॉड ड्रॉप को ले लेंगे। पूया बोलता है, लू फेंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? लू फेंग बोलता है, क्या तुमने अभी क्या बोला? पूया बोलता है, क्या तुम्हें काफी डर लग रहा है? लू फेंग बोलता है, मुझे इस चीज का भरोसा है, तुम ये करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करोगे। और साथ ही में वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है यहाँ पे पूया इरिटेट हो रहा है, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, मैं यहाँ पे काफी सारी एबिलिटीज पा सकता हूँ। उसके बाद लू फेंग पूया का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फटाफट मुझे टच करके दिखाओ। लू फेंग की इस हरकत की वजह से पूया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही में वो सोच रहा होता है, अगर मेरे मास्टर का प्लान नहीं होता तो मैंने अभी तक तुम्हें पूरी तरह तोड़ दिया होता, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे भी करके मेरे मास्टर के लिए खुद को कंट्रोल करके रखूंगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। उसके बाद वो लू फेंग का हाथ काफी जोर से पकड़ लेता है। पूया को ऐसा करते सिस्टम का अलर्ट आता है। सिस्टम बोलता है, आपके ऊपर यहाँ पे पूया ने अटैक किया है, इसीलिए आपके डिफेंस को 10,000 पॉइंट बढ़ाया जाता है। पूया बोलता है, क्या हुआ लू फेंग, अब तुम एरोगेंट बिहेव नहीं कर पा रहे? लू फेंग सोच रहा होता है, क्या यही होती है ग्रैंड मास्टर लेवल की फुल पावर? पूया की लिमिट इससे भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग पूया का मांस हटाते हुए उसके मुंह के अंदर थूक देता है। इस बात से पूया को काफी गंदा फील हो रहा होता है। लू फेंग बोलता है, अब मुझे बताओ आखिर किसको यहाँ पे डर लग रहा है? पूया काफी चिढ़ जाता है, लू फेंग को काफी बुरी तरह से मारने लगता है और बोलता है, लू फेंग आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे लू फेंग के पॉइंट्स लगातार इंक्रीज हो रहे होते हैं। तभी सिस्टम लू फेंग को बताता है कि आपका जो डिफेंस है वो लिमिट में पहुंच चुका है, इसीलिए यहाँ पे आपकी अनब्रेकेबल वज्र बॉडी को अपग्रेड किया जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे डिटेक्ट किया गया कि आपके पास ड्रैगन ब्लड लाइन और ब्लड रीबर्थ है, तो आपकी जो अनब्रेकेबल वज्र बॉडी है वो सब उनके साथ इंफ्यूज हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग के पास सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आती है, जिसमें सिस्टम लू फेंग को कांग्रेचुलेट करते हुए बोलता है, आपको यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी मिलती है जो कि उसके एलिमेंट्री लेवल पे है। लू फेंग सोच रहा था, ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी सच में तो काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर हम देखते हैं पूया लू फेंग को एक और पंच मारता है और सिस्टम लू फेंग को बताता है कि आपके डिफेंस पावर के अंदर 1000 पॉइंट को ऐड किया गया है। उसके बाद सिस्टम लू फेंग को कांग्रेचुलेट करते हुए बोलता है, आपकी स्ट्रेंथ, डिफेंस, स्पीड और फिजिक्स सबको इम्प्रूव कर दिया गया है और अब जो आपकी स्पीड है वो बिल्कुल भी आपकी कमजोरी नहीं रही। पूया बोलता है, लू फेंग क्या तुम्हें मार खा के मजा आ गया? फिर लू फेंग के पास एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपकी पावर अभी ग्रैंड मास्टर के लेवल की हो चुकी है। लू फेंग सोचा होता है तो काफी ज्यादा बढ़िया है, अगर ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी एलिमेंट्री लेवल पे इतनी ज्यादा पावरफुल है तो आखिर इसका इंटरमीडिएट एडवांस लेवल कितना ज्यादा होगा। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके पूया को और देर तक रखना होगा, ताकि यहाँ पे मेरी एक्टिंग स्किल काम आ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग एक्टिंग करते हुए जमीन के ऊपर गिर जाता है। पूया बोलता है, तुम्हें समझ में आ गया ना, तुम्हें काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन तभी लू फेंग पूया का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं कि तुम मुझे मार सको। उसके बाद हम देखते हैं पूया लू फेंग को और मारने लगता है और सिस्टम लगातार लू फेंग को नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि आपके डिफेंस को लगातार 1000 पॉइंट से इंक्रीज किया जा रहा है। वहाँ पे मारते मारते हम देखते हैं कि घर भी काफी हद तक टूट गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं पूया बोलता है, लू फेंग बताओ आखिर तुमने क्या सोचा है, क्या तुम यहाँ पे मेरा कोऑपरेट करोगे या फिर तुम और मार खाना चाहते हो? तभी लू फेंग बोलता है, पूया क्या तुम्हारा गेम फिनिश हो चुका है? मैं अभी भी इस बात पे टिका हुआ हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है। ये बात सुन के पूया काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता है, ऐसा किसने कहा कि मैं तुम्हारा कोऑपरेट नहीं करूंगा? यहाँ पे मेरी दिक्कत बस यही है कि मैं किसी भी बात से कन्विंस नहीं होता। अगर तुम मुझे यहाँ पे मार मार के जान भी ले लेते तो भी मैं तुम्हारी बातों से कन्विंस नहीं होता। मैं यहाँ पे हर रात को टाइम से सोने के लिए चला जाता हूँ, तो अगर तुम्हारे प्लान को आगे बढ़ाना है और तुम चाहते कि मैं कोऑपरेट करूँ तो तुम्हें अपने प्लान को मेरे अकॉर्डिंग रखना होगा। पूया बोलता है, आज से 3 दिन बाद यहाँ पे ओरिजिनल प्लान इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लू फेंग बोलता है, क्या हुआ तुम अभी जा रहे हो? क्या तुम मुझे और नहीं मारोगे? पूया वहाँ जाते हुए सोच रहा होता है, ये बंदा काफी अजीब है, ये मुझसे यहाँ पे इतनी देर से मार खा रहा है पर इसके शरीर के ऊपर एक भी निशान नहीं है। एक बात तो पक्की कि मास्टर का प्लान खत्म होने के बाद इसको यहाँ पे मारना काफी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके वहाँ जाने के बाद लू फेंग देखते कि वहाँ पे एक बोतल पड़ी हुई है। लू फेंग सोचता ही तो वही जगह जहाँ पे पूया खड़ा था, क्या इसका मतलब ये है कि पूया ने मेले छोड़ा है? उसके बाद जब लू फेंग उस लिक्विड को सूंघता है तो बोलता है, लगता है काफी हाई लेवल की मेडिसिन है, अगर मैं इसे यहाँ पे बेचता हूँ तो मेरे को काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पूया वापस ब्लड डीमन के पास आ गया होता है
है और बोलता है लॉर्ड मुझे पता चल गया कि आखिर रीजन क्या था। ब्लड डीमन बोलता है फटाफट से मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर उसके वहाँ पे ना जाने का रीजन क्या था। पूया बोलता है लास्ट नाइट इसलिए वो वहाँ पे नहीं गया था क्योंकि उसे अपने घर के अंदर नींद आ गई थी। ब्लड डीमन बोलता है क्या उसके ऊपर कोई इल्यूजन का यूज किया गया था या फिर उसे कोई ड्रग दिया गया था। पूया बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस वहाँ पे नींद आ गई थी। तभी हम देखते हैं ब्लड डीमन बोलता है सच में लू फेंग काफी इंटरेस्टिंग इंसान है और अगर हम लोग को यहाँ पे अपने एनिमी को हराना है तो सबसे पहले अपने एनिमी को समझना होगा। अब क्या मुझे इस चीज पे भी डाउट करना पड़ेगा कि तुम लू फेंग को सही से नहीं समझ पाए। ये बात सुनकर पूया काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है लगता है लू फेंग ने मुझे बेवकूफ बनाया। ब्लड डीमन बोलता है पूया मुझे लगता है तुम्हें अपने तरीके को चेंज करना पड़ेगा, शायद ऐसा करने से तुम्हारी मेहनत भी काफी ज्यादा कम लगेगी और तुम्हें रिजल्ट भी काफी अच्छा मिलेगा। तभी पूया बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन आपके ऐसा बोलने के लिए थैंक यू, और क्योंकि लू फेंग कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है तो क्यों ना आप किसी और को मेरी जगह भेजे। साथ ही में पूया मन में सोच रहा होता है आखिर ये कौन से तरीके को यूज करने का बोल रहे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ब्लड डीमन बोलता है लू फेंग के पास स्काई सोलिंग डिमोनिक बॉडी है जिसकी हेल्प से अगर वो ब्लड गॉड ड्रॉप का जगह डिवॉल्व भी कर लेता है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो बहुत इजीली वहाँ से उसको लेके आ जाएगा। मैं अपनी बॉडी कंट्रोल को खो चुका हूँ और यही वजह कि मेरी पावर बहुत ज्यादा कम बची है और मुझे यहाँ पे लिविंग बींग्स को डिवॉल्व करके काम चलाना पड़ रहा है। पूया बोलता है ठीक है आप जैसा बोल रहे वैसा ही होगा। ब्लड डीमन बोलता है पूया तुम जानते हो कि मेरा पेशेंस काफी ज्यादा कम है, तुम अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइम फेल होगे तो उसको मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे अगले 3 दिन के अंदर ये न्यूज सुनाई देनी चाहिए कि लू फेंग वहाँ से ब्लड गॉड ड्रॉप को लेके आ गया। पूया बोलता लॉर्ड ब्लड डीमन मुझे समझ में आ गया, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तभी हमें डीमन कैचिंग ब्यूरो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लू फेंग एक बंदे से पूछते हुए जा रहा होता है कि आखिर मुझे मास्टर ली ने क्यों बुलाया है। तो वो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता कि मास्टर ली ने आपको क्यों बुलाया है, आप खुद जाके देख लीजिए और अगर यहाँ आपके और मास्टर ली के बीच में कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे बीच में मत लाना। हम देखते वो जो डिसाइपल होता है वो गेट खोलता है, बोलता है मास्टर ली लू फेंग यहाँ पे आ चुका है। लू फेंग अंदर एंटर करता है, बोलता है मास्टर ली आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया। मास्टर ली बोलते नौटंकी करना बंद करो, मेरे यहाँ पे सामने एक मास्टर बैठे हुए हैं। तभी लू फेंग बोलता आखिर ओल्ड मैन है कौन, और वहीं वो ओल्ड मैन बोल रहा था मिस्टर ली कि यही लू फेंग इसके बारे में आप बात कर रहे थे। मास्टर ली बोलते लू फेंग बदतमीजी करना बंद करो, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करो कि मुझे तुम्हें दूसरी वार्निंग देनी पड़े। तभी लू फेंग बोलता है मास्टर ली अगर आप मुझसे ऐसे बात करेंगे तो आखिर हम बहुत देर तक कॉपरेट कैसे कर पाएंगे, आपको तो पता है ना कि हमें यहाँ बहुत दूर तक चलना है। और हम देखते लू फेंग कैसे बिहेव की वजह से मास्टर ली काफी ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं। लू फेंग बोलता है बाकी सब छोड़ो, पहले मुझे बता कि ओल्ड मैन है कौन। मास्टर ली बोलती है डानी सेट के लीडर है जिनका नाम है मास्टर डैन क्यूसेंग और ये एल्केमी के अंदर एक मास्टर है और इनको ही मैंने यहाँ पे तुम्हारे टीचर के तौर पे चुना है। नेक्स्ट ईयर तुम डानी सेट के अंदर जाओगे और मास्टर डैन से एल्केमी सीखोगे, इस तरीके से तुम्हारी जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मास्टर ली सोच रहे होते हैं अगर इसको जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम के अंदर नहीं जाना होता तो मैं इसको इतनी देर तक एंड्योर नहीं करता। इसमें लू फेंग ने काफी ज्यादा एरोगेंसी की हद कर दी है। लू फेंग बोलता है मुझे ऐसी फालतू जगह पे नहीं जाना, मुझे मेरा डीमन कैचिंग ब्यूरो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता है मैं अपने डीमन को छोड़ के कहाँ जाऊंगा और अगर मैं यहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो से बाहर निकल गया तो पूया मुझे कैसे ढूंढेगा। मास्टर ली बोलते लू फेंग तुम ऐसा नहीं बोल सकते। लू फेंग बोलता अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो मैं अभी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। मास्टर डैन बोलते आप लोग फाइट करना बंद करो। मास्टर ली शांत होते हुए बोलते लू फेंग तुमने यहाँ पे डिसाइड तो कर ही लिया है कि तुम्हें जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम के अंदर जाना है तो आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। अगर तुम मास्टर डैन से एल्केमी नहीं सीखोगे तो तुम्हें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लू फेंग बोलता है एल्केमी सीखने के लिए मुझे किसी भी टीचर की जरूरत नहीं, अगर आप मुझे बुक प्रोवाइड कर देंगे तो मैं खुद से एल्केमी सीख लूंगा। इस बात से मास्टर डैन काफी चिढ़ गया और बोलता तुम्हें क्या लगता है कि एल्केमी इतनी आसान है, एल्केमी के अंदर बहुत सारे सीक्रेट और ट्रिक होती है इसको आप बिना एक टीचर के नहीं सीख सकते। तभी लू फेंग काफी एरोगेंसी से बोलता है आपने जो भी बोला मैं वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाया, आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं। तभी मास्टर डैन बोलते हैं मास्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लेकिन आपका जो जीनियस स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है और इसको यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं इसको कुछ भी नहीं सिखा सकता तो मुझे लगता है मुझे यहाँ जाना चाहिए। और ये बोल के मास्टर डैन वहाँ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं लू फेंग बोलता है ओल्ड मैन क्यों ना हम लोग एक बेट लगाए, तुम मुझे किसी भी एलेक्सी को बनाने की रेसिपी दो और मैं उसको हाथों हाथ तैयार करता हूँ, अगर मैं उस एलेक्सी को सही से बना पाया तो मैं जीता और अगर मैं उसको नहीं बना पाया तो तुम जीते। मास्टर डैन बोलते लेकिन आखिर ऐसा क्यों होगा, तुम क्यों जीतोगे मैं क्यों हारूंगा। लू फेंग बोलता क्या तुम यहाँ पे गैम्बलिंग का भरोसा नहीं करते। तभी मास्टर डैन बोलता तुम्हारे कपड़े देखो, तुमको देखकर बिल्कुल भी लगता कि तुम्हारा बैट लगाने के लिए कुछ है भी। तभी हम देखते लू फेंग मास्टर के हाथों में एक पिल की बोतल दे देता है और जब मास्टर डैन उस पिल को चेक करते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। उसके बाद लू फेंग बहुत सारी पिल की बोतल फेंकने लगता है। मास्टर डैन बोलते ये सारी पिल काफी हाई लेवल की है, इन सभी का प्राइस तो बहुत ही ज्यादा होगा। लू फेंग बोलते क्या है तुम्हारे लिए इनफ है या फिर मैं और निकालूं। वहीं पे मास्टर सोच रहे होते हैं आखिर इसके पास इतने हाई लेवल के एलिक्सिर कहाँ से आए। मास्टर डैन काफी ज्यादा खुश हो गए और बोलते हैं मुझे लगता है इतना इनफ रहेगा। लू फेंग बोलते मेरी तरफ से तो हो गया, ओल्ड मैन अब तुम बताओ आखिर तुम बेड पे क्या लगाने वाले हो। मास्टर डैन वो सारी एलिक्सिर की बोतल मास्टर ली को दे देते हैं और बोलते प्लीज आप इन एलिक्सिर का ध्यान रखिए, इनको तो मैं ही घर लेके जाने वाला हूँ। और उसके बाद मास्टर डैन अपने पास से एक बहुत बड़ा कॉर्डन बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो बोलते ये जो कॉर्डन है इसके अंदर 7 मिस्टीरियस ट्रू फायर है, हालांकि इसके अंदर जो फायर है वो काफी ज्यादा जेंटल है, इसको हम लोग
वो बिल्कुल भी फाइट के अंदर यूज नहीं ले सकते, लेकिन एलेक्सी को रिफाइन करने के लिए ये फायर काफी ज्यादा काम आती है। कीज 1 कॉर्ड्रॉन एक अर्थ रैंक का लो लेवल का स्पीड वेपन है। इसके अंदर जो भी पिल बनती है वो काफी ज्यादा वैल्यूबल होती है। मास्टर बोलते मैं यहाँ पे इसको बेट पे लगाता हूँ। वहीं पे मास्टर ली सोच रहे होता है अगर लू फेंग यहाँ पे हार जाता है तो मुझे यहाँ पे लू फेंग को सिखाने के लिए और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब चाहे वो तरीका कितना ज्यादा हार्ड और इजी हो, मुझे ये करना ही पड़ेगा। मास्टर बोलते कॉमन एलेक्सी बनाना तो काफी आसान होता है, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पे उसकी रेसिपी देता हूँ तो तुम बहुत इजीली बना लोगे। ये जो मेरे पास रेसिपी, ये मेरे सेट की बहुत पुरानी रेसिपी है और इसके बारे में यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर किसी को भी नहीं पता। लू फेंग उस बुक को ले लेता है और बोलता है मेरे पास लेकिन यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है और ना ही मेरे पास कोई कॉल्डन है ताकि मैं उसके पिल बना सकूँ। मास्टर बोले तुम मेरा कॉल्डन यूज कर सकते हो और मेरे पास यहाँ पे इस पिल को बनाने के लिए मटेरियल पड़े हैं। लेकिन तभी हम देखते लू फेंग उस बुक को उनको दे देता है। ये देख के मास्टर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इतने क्रिटिकल मोमेंट के अंदर गिव अप करना चाहते हो। लू फेंग बोलता है इसके अंदर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो मेरे एक बार देखने से याद हो गया, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे इसको बनाने के लिए जा रहा हूँ। हम देखते हैं लू फेंग उस कॉल्डन के अंदर सारे मेटल डालना चालू कर देता है। लू फेंग को ऐसा करते हुए देख के मास्टर सोच रहे होते हैं मुझे पहले लगा था ये बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन सच में काफी टैलेंटेड होगा। और अब मुझे देख के लग रहा है कि अच्छी कि मैं इसका टीचर नहीं बना, क्योंकि इसको पढ़ाने से मेरा नाम ही खराब होता। इन सब चीजों के लिए मुझे मास्टर ली ब्लेम भी नहीं करेंगे, लेकिन क्या होगा हारने के बाद भी ये लड़का अपने हार मानने से मना कर दे, उस वक्त मास्टर ली क्या करेंगे। तभी हम देखते लू फेंग अपने फायर कंट्रोल एबिलिटी का यूज करते हुए फायर को एक्टिवेट करता है और उन सारे मटेरियल को फायर के साथ मिक्स करने लगता है। थोड़ी देर बाद लू फेंग बोलता है मेरा काम कंप्लीट हो गया। मास्टर बोलता है तुम्हारा एलेक्सी रेडी है तो मैं फटाफट से स्टॉव को चालू कर देता हूँ। हम देखते हैं मास्टर डैन से लेके मास्टर ली सबकी नजर उसी कॉल्डन पे होती है और तभी मास्टर डैन उस कॉल्डन में कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हुए होते हैं। फिर लू फेंग वहाँ पे उन लोगों को पिल गिराना चालू करता है और गिनते गिनते वो लोग देखते हैं उसके अंदर से 12 पिल बाहर निकल गई होती है और एंड में जब वो लोग देखते हैं उसके अंदर से पूरी 14 पिल बाहर निकली है तो मास्टर डैन और मास्टर ली दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। मास्टर डैन सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं जो कि इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ वही मैक्सिमम एक बार में से 5 पिल बना सकता है, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पे एक कॉल्डन के अंदर पूरी 14 पिल बना दी और यहाँ पे एक छोटा सा हर्ब भी वेस्ट नहीं हुआ। ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मास्टर डैन बोलता लू फेंग आखिर तुमने मेरे ऊपर इल्यूजन कब डाला, मुझे पक्का भरोसा है कि ये सब मैं इल्यूजन देख रहा हूँ। लू फेंग बोलता आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, ये कोई इल्यूजन नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं। मास्टर ली बोलते सारी फालतू बात करना बंद करो। अभी हम देखते हैं मास्टर डैन उसमें से एक पिल उठाते हैं और उसको खा लेते हैं। मास्टर डैन बोलते मुझे मेरे मुंह के अंदर काफी स्मूथ और मेलन जैसा टेस्ट आ रहा है, इसका स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उस पिल को खाने के साथ ही मास्टर डैन वहीं पे बेहोश हो गए होते हैं। ये देख के लू फेंग और मास्टर ली काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लू फेंग बोलता ओल्ड मैन फटाफट से उठ जाओ, मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम यहाँ पे मर नहीं सकते। मास्टर ली बोला क्या तुम जैसे सारे अल्केमिस्ट के पास एक ही जैसा मॉरल कैरेक्टर होता है, तुमको यहाँ पे क्या प्रूव करने के लिए सिर्फ यही टेक्निक मिली थी। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर ली उसको एक पिल खिला देते हैं। उसके बाद मास्टर ली वहाँ पे उठ के बैठ जाते हैं। लू फेंग सोच रहे ये ओल्ड मैन तो काफी बड़ा बेवकूफ है, सिर्फ एक एलेक्सी की रियलिटी को जानने के लिए इसने यहाँ पे उस एलेक्सी को खा लिया, जबकि उसको पता है कि काफी डेंजरस भी हो सकता है। अगर इस जैसा बंदा मेरा मास्टर बन गया तो ये मेरी इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। मास्टर डैन बोल रहे होते हैं आखिर इस अर्थ के ऊपर तुमने ऐसा किया कैसे, ये करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं जो कि इतने सालों से अल्केमी को परफॉर्म कर रहा हूँ, तुम आखिर मेरे सामने इतने बड़े कैसे हो सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर डैन लू फेंग को एक बोतल देते हैं जिसके अंदर रियलम ब्रेकिंग पिल होती है जो कि वो रियन से लेके आए थे। ये पिल वॉरिस को ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। मास्टर डैन बोलते हैं अगर तुमको यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना है तो इनर एनर्जी रियलम के अंदर ये तुम्हारे चांसेस को 80% बढ़ा देगी, वही ट्रू एनर्जी रियलम के अंदर इसके चांसेस 50% बढ़ जाएंगे। और अगर बात की जाए फियर्स एनर्जी रियलम की तो उसके अंदर तुम्हारे चांसेस 20% बढ़ जाएंगे। लेकिन वही अगर बात की जाए मास्टर या ग्रैंड मास्टर की तो वो बिल्कुल इनइफेक्टिव रहेगा। तो अगर तुम यहाँ मेरे क्वेश्चंस के आंसर करते हुए मेरे सारे डाउट को सॉल्व करते हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लू फेंग सोच रहा था ब्रेक थ्रू पिल, मुझे यही तो चाहिए। तभी हम देखते लू फेंग वहाँ पे लकड़ी से कुछ ड्रॉ करता है। मास्टर डैन बोलते लू फेंग आखिर ये क्या चीज है। लू फेंग बोलते ये बिल्कुल ऐसा है कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिला दिया और मैंने यहाँ फ्लेम से यूज करते हुए इसको लगभग 12 से 13 पार्ट के अंदर सेपरेट कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप 12 एल्केमी एक साथ परफॉर्म कर रहे हो। जैसे ही आपको लगे कि ये कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आप इन सभी को फ्यूज करके एक पिल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मास्टर ली बोलते क्या आखिर कैसे पॉसिबल है। मास्टर डैन बोलते मुझे भी ये लगता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लू फेंग बोलता है ओल्ड मैन मुझे बताइए आखिर ये चीज क्यों इम्पॉसिबल है। मास्टर डैन बोलते मुझे पता है कि तुम फायर कंट्रोल में काफी अच्छे हो, लेकिन आखिर एक छोटी जगह के अंदर 12 फ्लेम्स कैसे सेपरेट रह सकती है, तो पक्का एक दूसरे टकरा के मिक्स हो जाएंगी और वो सारी फायर अलग अलग तरीके की होगी, जैसे कि हाई फायर, फियर्स फायर, सॉफ्ट फायर और लो फायर। इतनी सारी डिफरेंट फायर एक साथ कैसे रह सकती है। अगर सिर्फ हाई फायर और लो फायर की बात करी जाए तो एक जगह रहने पर एक दूसरे को इफेक्ट करती है। तभी हम देखते लू फेंग कॉर्डन के अंदर से फायर को बुलाता है और अपनी फिंगर्स के ऊपर कंडेंस करने लगता है और हम देखते लू फेंग की फिंगर के ऊपर बहुत सारी अलग अलग
अलग तरीके की फायर कंडेंस हो गई होती है। लू फेंग बोलता है अब आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने यहाँ पे अपनी फिंगर के ऊपर बहुत सारी फायर कंडेंस कर दिया। मास्टर एन बोलते मिस्टर लू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके एल्केमी स्किल को पहचान नहीं पाया। या फिर यू बोले तो इस ओल्ड मैन का इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो आपकी स्किल को पहचान सके। तभी मास्टर एन लू फेंग के पास आता है और बोलते हैं मिस्टर लू आपके जैसी एबिलिटी पूरे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर किसी के पास नहीं है। लू फेंग बोले तुम्हें यहाँ पे क्या बोलना, फटाफट से बोलो, मुझे तुम्हारे घुमा फिरा की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मास्टर एन बोलते मैं बस ये चाहता हूँ कि आप हमारे डानी सेट को ज्वाइन कर लीजिए। आपके इतने पावरफुल टैलेंट के साथ आपको एक बहुत अच्छे लीडर की जरूरत है, इससे आपकी रोड टू एल्केमी काफी ज्यादा बढ़िया हो सकती है। शायद से आप फ्यूचर के अंदर मास्टर क्यूलोंग को भी सरपास कर देंगे जो कि हमारे पिल किंग है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारी जो डानी सेट है वो भी काफी ज्यादा फेमस है, आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी हम देखते लू फेंग बोलता प्लीज तुम चुप हो जाओ, लेकिन हाँ अगर तुम यहाँ पे चाहते हो तो मैं तुम्हारा टीचर जरूर बन सकता हूँ। मास्टर डैन बोलते मिस्टर लू क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मेरे जैसा ओल्ड मैन जिसके पास बहुत कम टैलेंट और बहुत कम नॉलेज है वो आपके टैलेंट को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपने सेट के सबसे पावरफुल मास्टर को आपका टीचर बनने के लिए रिकमेंड करूंगा। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं चाहिए, तुम्हारे सेट के अंदर कोई भी इतना पावरफुल मास्टर नहीं होगा जो कि मुझे सिखा सके। साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता है मुझे मेरे डीमन को छोड़ के नहीं जाना, चाहे तुम इसके लिए मुझे कोई भी ऑफर दोगे मैं वो नहीं मानूंगा। तभी हम देखते मास्टर ली बोलते मास्टर डैन प्लीज आप चुप हो जाइए, हमारा लू फेंग डीमन कैचिंग ब्यूरो का हिस्सा है तो वो किसी सेट को ज्वाइन नहीं करने वाला। तभी हम देखते मास्टर डैन टोकन बाहर निकालते और लू फेंग के हाथ में रख देते हैं और बोलते हैं इस डानी सेट के टोकन को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये हमारी डानी सेट की शॉप आपको 50% डिस्काउंट भी दिला देगा। और साथ ही में अगर आपका कभी भी माइंड चेंज होता है तो हमारे डानी सेट के डोर आपके लिए हमेशा ओपन रहेंगे। लू फेंग सोच रहा था इस टोकन की हेल्थ से 50% ऑफ, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी हम देखते लू फेंग बोलने लगता है मुझे बताइए आखिर आपके डानी सेट पर और क्या बढ़िया चीजें हैं? मास्टर ली सोच रहे थे मुझे कभी नहीं लगा था कि लू फेंग तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी उस इनहेरिटेंस को ले लोगे और इसके अंदर तुम्हें ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला। फिर हम देखते लू फेंग वापस अपने घर आ गया होता है, बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी अचानक से लू फेंग का डोर बजता है, लू फेंग उस डोर को खोलता है। हम देखते लू फेंग ने बाहर एक फायरबॉल से अटैक किया होता है और साथ ही अपने फायर कंट्रोल एबिलिटी को भी एक्टिवेट कर दिया होता है। जब धुआं आता है तो हम देखते वो कोई और नहीं बल्कि फैटी वैंग होता है। अब इसके आगे क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।